अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस अमेजिंग सेशन जिसमें हम इंटरेक्शन करने जा रहे हैं बेटा सीटीएस पेपर थर्ड के बारे में। पेपर थर्ड सीटीएस फेज 3 का उसका हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिससे हमारा सिलेबस था बेटा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। लेट्स गेट अवे विद द फर्स्ट क्वेश्चन। केमिस्ट्री पोर्शन हम करने जा रहे हैं बेटा। देखिए केमिस्ट्री पोर्शन में पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। एमंग सोडियम हैलाइड्स आपको दिए हैं बेटा 4। NaCl दिया, NaF दिया, NaBr और NaI, ये तो आपको दिया है। NaF जो इनमें से है बेटा उसका है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। आपको बताना उसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट क्यों होगा। क्या उसका पोलराइजिंग पावर हाई है, लोवेस्ट पोलैरिटी है, मैक्सिमम लेटेस्ट एनर्जी है, मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर। हम पहले इन चारों हैलाइड्स को लिख लेते हैं बेटा। देखिए चारों हैलाइड्स क्या है। सोडियम फ्लोराइड है पहला, दूसरा हम लेंगे सोडियम क्लोराइड NaCl, तीसरा ले रहे हैं बेटा NaBr और फोर्थ ले रहे हैं बेटा NaI सोडियम आयोडाइड। अब देखिए इन चारों में जो कैटायन है, क्या वो कैटायन सेम है या डिफरेंट? कैटायन सेम है। Na+1 हर एक में कैटायन है Na+1। और जो anion है वो सब में सेम नहीं है, हालांकि anion पे जो चार्ज है वो सेम है। पहले वाले केस में जो anion है वो छोटा है, दूसरे लास्ट वाले इसमें थोड़ा सा बड़ा, इसमें और बड़ा, और जो लास्ट वाला है उसमें जो anion है वो सबसे ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे anion छोटा है, यहाँ पे anion बड़ा है। छोटा anion और कैटायन तो सब में सेम है, तो यहाँ कैटायन और anion के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो स्ट्रांग होगा, लेकिन यहाँ पे जो कैटायन और anion के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? वीक। तो नेचुरल सी बात है कि ये वाला जो इंटरेक्शन बनेगा एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बनेगा, ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन Na एंड F माइनस। तो अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो इसकी जो लेट्स एनर्जी होगी ना वो तो ज्यादा होगी, हाई लेट्स एनर्जी, क्योंकि जितना कैटायन और anion के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना लेट्स एनर्जी का जो वैल्यू होगा वो भी ज्यादा होगा, तो इसकी लेट्स एनर्जी ज्यादा होगी। और जितना आप नीचे जाओगे बेटा anion का साइज बढ़ेगा, कैटायन और anion के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा, उसकी वजह से लेट्स एनर्जी भी क्या होगी? डिक्रीज। तो जितनी लेट्स एनर्जी ज्यादा होगी उतना मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इसका आंसर आएगा बेटा कि जो NaF है उसकी होती है बेटा मैक्सिमम लेट्स एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है। इफ डाइपोल मूवमेंट ऑफ NX3 की डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है देन NY3 एंड बॉन्ड एंगल ऑफ NX3 जो है वो ज्यादा है देन NY3, देन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। X क्या हो सकता है बेटा? X में भी फ्लोरीन, ठीक है, और Y जो हो सकता है वो हाइड्रोजन हो सकता है। X में भी हाइड्रोजन, X हाइड्रोजन भी हो सकता है और Y फ्लोरीन भी हो सकता है, मतलब इसका उल्टा। X में भी फ्लोरीन एंड Y में भी क्लोरीन। तो हम सारे पॉसिबिलिटीज को चेक कर लेते हैं। देखिए पहली पॉसिबिलिटी हम क्या लेते हैं, हम लेंगे नाइट्रोजन लेंगे हम। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि नाइट्रोजन के साथ जो होगा ये X कभी फ्लोरीन कभी हाइड्रोजन हो सकता है। तो हम पहला कंडीशन ले लेते हैं कि जो नाइट्रोजन है इसके साथ जो 3 एटम्स अटैच होंगे वो तीनों एटम्स जो है वो हाइड्रोजन के अटैच है, तब जो नाइट्रोजन होगा इस पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होगा, तो बन गया अमोनिया। दूसरी पॉसिबिलिटी हम ये चेक करते हैं कि जो नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होगा और इस नाइट्रोजन के साथ जो अटैच एटम्स होंगे, बॉन्डेड एटम्स होंगे, वो है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन आर द बॉन्डेड एटम्स। तीसरी पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि जो नाइट्रोजन होगा उसके साथ लोन पेयर तो है ही, उसके साथ अटैच होंगे बेटा 3 क्लोरीन एटम्स, तो 3 क्लोरीन एटम्स इसके साथ अटैच होंगे। अब आपको क्या करना है, पहली बात क्या लिखा है बेटा? पहली बात लिखी है कि जो NX3 का डाइपोल मूवमेंट है वो ज्यादा है देन NY3। हम पहले इसमें से चेक करेंगे इनमें से डाइपोल मूवमेंट किसका ज्यादा है। वो कैसे चेक करेंगे? नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड का जो डाइपोल मूवमेंट होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे जाएगा टुवर्ड्स नाइट्रोजन। इस बॉन्ड का भी जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो जाएगा टुवर्ड्स नाइट्रोजन। इस बॉन्ड का भी जो डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा वो जाएगा टुवर्ड्स नाइट्रोजन। उसके अलावा जो ऑर्बिटल में लोन पेयर है, लोन पेयर का डाइपोल मूवमेंट भी ऐसे जाएगा। तो अगर मैं देखूंगा ना ये 3 बॉन्ड डाइपोल्स, 1 बॉन्ड डाइपोल 2 एंड 3, इन 3 का जो रिजल्टेंट बॉन्ड डाइपोल होगा वो भी जाएगा ना यहीं पे जहां से बॉन्ड डाइपोल जाता है, जहां से ऑर्बिटल डाइपोल जाएगा। तो इन सारे डाइपोल्स का जो रिजल्टेंट होगा वो एक ही डायरेक्शन में निकलेगा, वो आपस में ऐड हो जाएंगे। ऐसे समझिए आप कि ये इन तीनों का रिजल्टेंट निकाल दिया, वो रिजल्टेंट यहां से जा रहा है वहीं से जहां से ऑर्बिटल डाइपोल जा रहा है, तो इसका जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो ज्यादा होगा डाइपोल मूवमेंट। और इसका निकालेंगे तो टेक्स्ट बुक पे लिखा है 1.47D, ये होगा बेटा इसका डाइपोल मूवमेंट। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात, अब NF3 पे आते हैं। NF3 में क्या होगा, इसका जो ऑर्बिटल का डाइपोल मूवमेंट होगा वो होगा अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम। अब इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। नाइस। तो बताइए कहां जाएगा बॉन्ड डाइपोल जाएगा टुवर्ड्स फ्लोरीन। यहां पे भी बॉन्ड डाइपोल जाएगा टुवर्ड्स फ्लोरीन, यहां पे भी जाएगा बॉन्ड डाइपोल टुवर्ड्स फ्लोरीन। अब वहां पे आते हैं, यहां पे भी जो ऑर्बिटल डाइपोल होगा उसका डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम। तो इन दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। पहले आता है फ्लोरीन, उसके बाद आता है ऑक्सीजन, उसके बाद आता है नाइट्रोजन, देन कम्स क्लोरीन।
तो अब देखिए इनमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, इसलिए बॉन्ड डाइपोल जाएगा टुवर्ड्स नाइट्रोजन, तो ये जा रहा है टुवर्ड्स नाइट्रोजन, ये जाएगा बॉन्ड डाइपोल टुवर्ड्स नाइट्रोजन। अब आप इन दोनों में से देखिए डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा। देखिए पहले इसमें यहां पे जो ऑर्बिटल डाइपोल है वो जा रहा है अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम, और ये जो बॉन्ड डाइपोल्स होते हैं ये जा रहे हैं अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम। अब देखो इन तीन का जो रिजल्टेंट होगा, लेट्स अज्यूम कि जो इन तीन का रिजल्टेंट आ रहा है, इन तीन का बॉन्ड डाइपोल 1, बॉन्ड डाइपोल 2 एंड बॉन्ड डाइपोल 3, इसका रिजल्टेंट ऐसे आ रहा है, ये इनका रिजल्टेंट आएगा। और ये जो ऑर्बिटल डाइपोल है वो अपवर्ड्स है, तो कहीं ना कहीं ये दूसरे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल। तो इसका अगर आप डाइपोल मोमेंट चेक करेंगे, म्यू वैल्यू चेक करेंगे, वो आएगा 0.23 डी बाई 0.23 डी बाई आएगा इसका डाइपोल मोमेंट। अगर आप यहां पे देखेंगे, यहां पे देखिए, यहां पे ये है ऑर्बिटल डाइपोल और बॉन्ड डाइपोल का भी रिजल्टेंट यहीं से जाएगा। तो अगर बॉन्ड डाइपोल का भी रिजल्टेंट यहीं से जाएगा, ये है बॉन्ड डाइपोल का रिजल्टेंट, अगर इसका डाइपोल मोमेंट देखेंगे, इसका डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, आप देखिए NCl3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा NH3 का। Cl जो है वो उतना ज्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट उतनी सिमिलर ही होती है। तो ये बॉन्ड डाइपोल जो होगा ना, ये उतना कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा डाइपोल मोमेंट में। तो इन तीन बॉन्ड्स का जो रिजल्टेंट होगा, वो रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी वो इन तीन रिजल्टेंट के वैल्यू से कम होगी। तो वहां पे जो इन तीन बॉन्ड डाइपोल्स का रिजल्टेंट होगा उसकी वैल्यू कम निकलेगी। क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड डाइपोल होगा, ये वाला जो बॉन्ड डाइपोल होगा, इस बॉन्ड डाइपोल की वैल्यू कम होगी क्योंकि इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कम है। लेकिन यहां पे यही बॉन्ड है किस किसके बीच में, बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो यहां पे जो बॉन्ड है बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो ज्यादा है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा हाइड्रोजन से, उसकी वजह से जो बॉन्ड डाइपोल होगा उसकी वैल्यू ज्यादा निकलेगी, तो इसका डाइपोल मोमेंट जो होगा वो ज्यादा होगा। तो आप बताएं इसका डाइपोल मोमेंट है 1.47, इसका इससे थोड़ा कम ही होगा, और इसका वैल्यू देखेंगे वो आएगा अराउंड 0.6 डी के बराबर। तो अब देखिए इन तीनों का डाइपोल मोमेंट क्या है। पहले हमें पहला ऑप्शन ट्राई करना है, क्या देखना है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 जो है वो ज्यादा है देन NY3। NH3 ये भी हो सकता है, NH3 ये भी हो सकता है, और NY3 ये हो सकता है। देखिए बेटा कैसे, NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है देन NY3। पहला चॉइस ये बनेगा कि ये NH3 है, इसको लिखेंगे NH3, इसको लिखेंगे NY3, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, इसका डाइपोल मोमेंट कम है। अब इन दोनों में आए, इसको लिख सकते हैं NH3, इसको लिख सकते हैं NY3, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, इसका डाइपोल मोमेंट कम है। तो अब हम ऑप्शंस पे जाएंगे। देखिए ऑप्शंस पे क्या है, पहली बात है X में भी फ्लोरीन, X फ्लोरीन हो सकता है, तब अगर X को हम फ्लोरीन मानेंगे तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए, तो कम है, इसका मतलब पहला ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता, X फ्लोरीन नहीं हो सकता है। दूसरी बात देखिए, उसके बाद X में भी हाइड्रोजन, X हाइड्रोजन हो सकता है, हाँ अगर X हाइड्रोजन होगा तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा निकलेगा। एंड Y में भी फ्लोरीन, Y में भी फ्लोरीन पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये बात सही है, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, इसका डाइपोल मोमेंट कम है, दिस में भी है पॉसिबिलिटी। थर्ड पे जाते हैं, X में भी फ्लोरीन, X फ्लोरीन होगा, आंसर इज हाँ, चलो मान लेते हैं। एंड वाई में भी क्लोरीन, वाई में भी क्लोरीन, अगर एक्स आपने फ्लोरीन को माना, वाई माना क्लोरीन को, तो इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो ज्यादा है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, कम। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, आंसर हो सकता है। एंड लास्ट है नन ऑफ दिस। लेट्स चेक अभी हम और एक चीज देखने वाले हैं, वो है बॉन्ड एंगल, वो भी हम देख लेंगे। अब देखिए उसके बाद क्या, पहले डाइपोल मोमेंट में ये बात सही है कि इसका वैल्यू डाइपोल मोमेंट का ज्यादा है देन दिस, ये बात सही है कि इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है देन दिस। अब दूसरी कंडीशन चेक करिए, NH3 का जो बॉन्ड एंगल है वो ज्यादा है देन किसके, NY3। NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा है, इसका बॉन्ड एंगल चेक करते हैं। इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा, अगर आप इसका बॉन्ड एंगल ट्राई करेंगे, NH3 में जो अमोनिया का बॉन्ड एंगल होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन है sp3, इसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109, 109.5 होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, इसमें लोन पेयर है, लोन पेयर क्या करेगा, बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा तो इसका जो एंगल होता है वो होता है 107 डिग्री तक, 107 डिग्री। अब यहां पे देखिए, यहां पे भी वही लोन पेयर है, यहां पे भी वही बॉन्ड पेयर है, बट देयर इज अ डिफरेंस। यहां पे हाइड्रोजन एटम है और यहां पे कौन सा है, फ्लोरीन एटम। फ्लोरीन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा थोड़ा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये ज्यादा होंगे किसकी ओर, फ्लोरीन की ओर। अगर ज्यादा होंगे ना टुवर्ड्स फ्लोरीन, तब देखो बेटा क्या, टुवर्ड्स फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ज्यादा जा रहा है। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस बॉन्ड के वो ज्यादा होंगे टुवर्ड्स नाइट्रोजन, तो वो ज्यादा होंगे टुवर्ड्स नाइट्रोजन। तो यहां पे जो बॉन्ड पेयर है वो नजदीक है और यहां पे जो बॉन्ड पेयर है वो दूर है। यहां पे बॉन्ड पेयर नजदीक है तो रिपल्शन ज्यादा होगा, एंगल कितना बन गया 107। यहां पे जो बॉन्ड पेयर्स है वो नाइट्रोजन से दूर है, अगर नाइट्रोजन से दूर है इन बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन क्या होगा, कम। रिपल्शन कम होने की वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो कम हो जाएगा, और अगर आप इसका बॉन्ड एंगल देखेंगे वो होगा 102.3 डिग्री, इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। इन दोनों के बॉन्ड एंगल सिमिलर होने चाहिए लेकिन होंगे नहीं, क्यों, क्योंकि जो बॉन्डेड एटम्स है वो सेम नहीं है। अगर सेंट्रल एटम सेम होगा, सेंट्रल एटम सेम याद रखना, सेंट्रल एटम सेम है, बॉन्डेड एटम्स डिफरेंट है, जितने बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी
उतना बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो यहां पे बॉन्ड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो अब देखिए बेटा, इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो कुछ इसके थोड़ा सा कम ही हो, इससे थोड़ा बड़ा होगा बेटा इसका जो बॉन्ड एंगल होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो लगभग थोड़ा सा बीच में ही होंगे ऑलमोस्ट। तो जो बॉन्ड एंगल होगा वो लगभग कितना होगा बेटा, बॉन्ड एंगल जो होगा इससे थोड़ा ज्यादा होगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन आपको फिट करेगा। देखिए बेटा ऑप्शन क्या है, X में भी फ्लोरीन एंड Y में भी हाइड्रोजन। X अगर आप फ्लोरीन रखेंगे वहां हाइड्रोजन गलत है। दूसरा वाला ऑप्शन X में भी हाइड्रोजन, अगर आपने X हाइड्रोजन रखा तो बन गया NH3, अगर आपने Y फ्लोरीन रखा तो बन गया NF3। अब चेक करो, NH3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा है, NH3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा है देन NF3, तो ये बात तो ठीक है। उसके अलावा बॉन्ड एंगल ऑफ NH3, बॉन्ड एंगल ऑफ NH3 जो होगा NX3, X को आपने क्या माना हाइड्रोजन, वो ज्यादा है देन किसके NY3। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन होना चाहिए इट मस्ट बी ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए बेटा, विच आर द फॉलोइंग ऑर्डर्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑर्डर करेक्ट है। तो पहला क्या दिया है, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी देखते हैं करेक्ट होगा। तो देखिए थर्मल स्टेबिलिटी में आपको क्या क्या चीजें दी है बेटा, आपको दिया बेरिलियम सल्फेट, तो हमें दिया बेटा बेरिलियम और सल्फेट। उसके अलावा क्या दिया बेटा, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, आपको दिए हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स। उसके अलावा दिया कैल्शियम सल्फेट और क्या दिया बेटा SR सल्फेट SrSO4, और उसके अलावा लास्ट में दिया बेटा बैरियम सल्फेट। ये आपको दिए हैं सल्फेट्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के सल्फेट्स दिए। अब देखिए इन सल्फेट्स में क्या है, पहले जो इनका एनायन है वो सबका सेम है, सारे के एनायन में जो सल्फेट है उसमें चार्ज कितना होगा -2, तो एनायन सब में सेम है। और ये एनायन जो होता है ये छोटा एनायन नहीं होता है, सल्फेट जो होता है उसका साइज जो होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोराइड, फ्लोराइड से थोड़ा बड़ा होता है, लार्ज एनायन होता है। तो उसके बाद देखिए बेरिलियम पे चार्ज कितना होगा +2, यहाँ पे भी चार्ज कितना होगा +2, यहाँ पे भी चार्ज +2, यहाँ पे भी चार्ज +2, यहाँ पे भी चार्ज +2। अब देखिए डाउन द यहां से क्या जा रहा है, यहां से यहां इनका जो चार्ज है वो तो सेम है, लेकिन चार्ज सेम है लेकिन इनका साइज बढ़ रहा है। ये छोटा कैटायन है लेकिन ये वाला जो कैटायन है ये बड़ा कैटायन होगा। तो ये छोटा कैटायन है, इस छोटे कैटायन की वजह से क्या होगा, इसका जो पोलराइजिंग पावर होगा वो बहुत ज्यादा होगा। अगर इसका पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होगा ये क्या करेगा, इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा। जब एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा इसमें क्या आएगा, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। अब देखिए यहां पे क्या होगा, ये जो कैटायन होगा उसका पोलराइजिंग पावर कम होगा। क्यों होगा इसका पोलराइजिंग पावर कम, क्योंकि इसका साइज ज्यादा है। साइज ज्यादा होगा तो ये एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उतना खींच नहीं पाएगा, उसकी वजह से इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। तो इससे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। इससे आयनिक कैरेक्टर क्या होगा बेटा, वो तो कम होगा, इसका आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो अगर इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हो गया, जितना आयनिक कैरेक्टर ज्यादा उतनी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा, तो इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर हम जाएंगे ना ऐसे इस डायरेक्शन में तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, थर्मल स्टेबिलिटी जो हो जाएगी वो इंक्रीज हो जाएगी, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज। तो कम किसकी होगी थर्मल स्टेबिलिटी, बेरिलियम सल्फेट, उसके बाद आ गया मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट एंड बैरियम सल्फेट। तो अब देखिए ऑप्शन क्या दिया बेटा आपको, ऑप्शन देखिए बेटा क्या दिया, बेरिलियम सल्फेट की थर्मल स्टेबिलिटी कम है, वो हमने यहां पे भी बोला। फिर आएगा मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट एंड बैरियम सल्फेट। इसके अलावा और एक चीज का भी ध्यान रखेंगे आप, देखिए क्या बेटा है। तो इसका आंसर जो है ना ये सही है, ये जो ऑर्डर दिया एकदम सही दिया। बैरियम और सल्फेट याद रखना, बैरियम क्या होता है बेटा, उस पर चार्ज कितना होता है +2, सल्फेट का चार्ज कितना होता है -2। ये वाले जो दो आयन्स होते हैं इनका जो साइज होता है वो लगभग रिलेटिवली सेम होता है, लगभग साइज सेम होगा। तो अगर इनके साइजेस में सिमिलरिटी ज्यादा होगी तो ये दो आयन्स जो होंगे ये इसके स्ट्रक्चर में जो पैकिंग करेंगे वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट पैकिंग करेंगे। तो इस सल्फेट के साथ एफिशिएंट पैकिंग कौन करेगा, जो आयन इसके साइज में कंपेरेबल होगा। कंपेरेबल में कौन सा साइज है, बैरियम +2, इसलिए क्या होगा इसकी जो पैकिंग होगी वो सही हो जाएगी। जितनी स्ट्रॉन्ग पैकिंग होगी, क्लोज पैकिंग होगी, उतना उसका क्या होगा बेटा, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और उतना उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1। Which are the following molecules hypovalent? इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसको हम हाइपोवैलेंट कह लेंगे। देखिए बेटा पहले क्या लिखा, AlF3। AlF3 आप याद रखना, मोस्ट स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन होता है, सर AlF3 जो होता है क्या है, हाइपोवैलेंट होता है या नहीं होता है। पहली बात याद रखेंगे, जो AlF3 होता है इट्स एन आयनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड होता है बेटा, ये आयनिक कंपाउंड याद रखेंगे। जो AlF3 होता है इट इज एन आयनिक कंपाउंड। अगर ये आयनिक कंपाउंड होगा AlF3 तो ये आयनिक कंपाउंड कैसे एग्जिस्ट करेगा, इसमें Al+3 होता है और इसमें 3 फ्लोरीन होते हैं जिनका चार्ज होता है बेटा और एक फ्लोरीन का -1। इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट होगा, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट होगा, इन दोनों का होता है बेटा ऑक्टेट कंप्लीट। अगर ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो ये हाइपोवैलेंट नहीं माना जाएगा।
AlF3 याद रखना, इट इज एन आयनिक कंपाउंड, ये कोई कोवेलेंट कंपाउंड नहीं होता है, इससे इसमें दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसका आंसर जो लिखेंगे इन दो में सोचेंगे, या तो AlF3 आएगा या तो BCl3 आएगा। और BCl3 जो है होता है बेटा, BCl3 याद रखना, इट इज ए कोवेलेंट कंपाउंड। ये होता है बेटा कौन सा कंपाउंड, इट इज कोवैलेंट कंपाउंड, ये होता है कोवैलेंट कंपाउंड। जो कोवैलेंट कंपाउंड होगा BCl3, इसमें बोरॉन बीच में आएगा। बोरॉन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। अगर 3 होते हैं तो 3 बॉन्ड बनाएगा 3 क्लोरीन के साथ, Cl Cl एंड Cl, अपने 3 इलेक्ट्रॉन यूज करके। अब देखिए इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, बोरॉन के वैलेंस शेल में ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी जो वैलेंस शेल है उसमें है 6 इलेक्ट्रॉन। अगर 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये माना जाएगा हाइपो, क्या माना जाएगा बेटा, इट इज अ हाइपोवैलेंट स्पीशी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेटा BCl3। मैच द फॉलोइंग, इनको आपको मैच करना है बेटा। अब किस किस को मैच करना है, पहले NO2+, इनका स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा। NO2+, देखिए पहला मैं ले रहा हूं NO2+। NO2+ का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, NO2+, अब समझिए क्या है NO2+ में, इसमें सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बना रहा है यहां से डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। उसके अलावा क्या है, इस नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन है 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, उसमें लेकिन चार्ज लिखा है पॉजिटिव प्लस लिखा है, नाइट्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, बचे हैं 4। जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक डबल बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा दूसरे ऑक्सीजन के साथ, और नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब आपको क्या बताना बेटा, आपको चेक करना है इनका कौन सा एंगल, बॉन्ड एंगल। तो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा, दैट बॉन्ड एंगल वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो पहली बात है कि NO2 का बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री। देखिए नंबर सेकंड क्या ले रहे हैं, नंबर सेकंड ले रहे हैं NO2। अगर हम NO2 लेंगे, ऐसे NO2 लिया हमने बेटा, जब हम NO2 लेंगे ना, तो इसमें देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड होगा और यहां से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। नाइट्रोजन को यहां पे इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया था क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था। यहां पे नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से यूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से यूज किए इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए 4, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा ऐसे। तब ये जो बॉन्ड एंगल होगा, अब ये बॉन्ड एंगल कितना होगा, वो बॉन्ड एंगल जो होगा ना, इसका जो बॉन्ड एंगल होगा, अब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं है कि 120 होगा, तब यहां पे लोन पेयर होना चाहिए। अगर यहां पे लोन पेयर होता तो ये बॉन्ड एंगल नैरो होके कितना बन जाता, 120 लगभग या उससे कम हो जाता, लेकिन ये लोन पेयर है ही नहीं, ये और इलेक्ट्रॉन है, तब जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 से ज्यादा होगा। अब 120 से कितना ज्यादा है, एक ही बॉन्ड एंगल है हमारे पास, वो है 134 बनेगा इसका बॉन्ड एंगल। बढ़िया, आगे नेक्स्ट पे NO2-, अगर NO2- लेंगे आप, NO2-1 का मतलब क्या हुआ बेटा, NO2-1 का मतलब हुआ कि नाइट्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किया, तो नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन बनेगा ऐसे, यहां से डबल बॉन्ड O बनेगा, यहां से बनेगा सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और उसके अलावा जो नाइट्रोजन होगा उस पर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बट वो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, और नाइट्रोजन पे चार्ज रहेगा -1। अब देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2, अगर sp2 आएगा लेकिन लोन पेयर है, इसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 120, बट इट वुड बी लेस देन 120 डिग्री। ऑप्शंस में एक ही एंगल आपको दिया लेस देन 120, वो दिया 115, तो 115 आएगा इसका बॉन्ड एंगल। लास्ट वाले का चेक करिए बेटा, लास्ट वाला NO3-1, NO3-1 ले लो बेटा, ये मान लो नाइट्रिक एसिड है HNO3, उसी का NaN है, नाइट्रिक एसिड नाइट्रेट है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे, यहाँ से डबल बॉन्ड आएगा बेटा, यहाँ से क्या आएगा बेटा, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन -1, और यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ। करिए एंगल चेक, ये जो एंगल होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 होगा तो एंगल कितना होगा बेटा, 120 डिग्री। अब देखो ऑप्शंस में क्या होगा बेटा, पहले जो NO2 होगा बेटा, NO2 जो है ना ये A है, A को क्या आएगा आंसर P, तो A को आंसर आएगा P, हो गया ये A को आंसर आ रहा है P। उसके बाद देखिए जो B है ना, B को आंसर आएगा बेटा R। अब देखो B को आंसर आएगा R134, B को आंसर आएगा बेटा 134, हो गया 2। जो C है ना बेटा, C वाला, उसको आंसर आएगा S, ये NO2-1, NO2-1 यहाँ पे चेक करिए, इसका आंसर आएगा 115, और जो NO3-1 है उसका बॉन्ड, उसका एंगल कितना आएगा 120। तो A को क्या आ रहा है बेटा आंसर, A को आ रहा है P, A को आ रहा है P, देखते हैं पहला ऑप्शन। दूसरा B को क्या आ रहा है बेटा, B को आ रहा है R, B को आ रहा है R, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग द चेंज, इस चेंज में क्या हो रहा है, ये जो चेंज दिखा रहा है ना आपको, क्या चेंज दिखा रहा है, आपके पास है BF2 कन्वर्ट हो रहा है BF4-1, तो इसको X बोला है, इसको बोला है Y, X से Y जाओगे तो क्या होगा, पहले BF2 का स्ट्रक्चर देखते हैं हम बेटा। BF2 ले लेंगे हम तो ऐसे बनेगा BF2, इसमें एक बोरॉन होगा, बेरिलियम होगा, बेरिलियम, और यहां से एक फ्लोरीन, और यहां से और एक फ्लोरीन होगा। अब इस बेरिलियम का, इसका हाइब्रिडाइजेशन आप चेक करिए बेटा, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, ठीक है। अब लेते हैं BF4,
BF4, अगर हम BF4 लेंगे उस पर चार्ज होगा -2, BF4 -2, इसको आपने X बोला है, इसको आपने बेटा Y बोला है, तो अब देखिए BF4 कैसे बनेगा। BF4 में जो बेरिलियम होगा उसके साथ 4 बॉन्ड्स अटैच है 4 फ्लोरीन के साथ, तो ये फ्लोरीन आ गया, ये फ्लोरीन आ गया, और इसमें जो बेरिलियम है उसी पे चार्ज है बेटा -2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा बेटा, sp3 बनेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, अब देखते हैं बाकी चीजें। बॉन्ड एंगल इज मोर इन y, इसका जो बॉन्ड एंगल होगा बेटा वो होगा 180 के बराबर, ये होगा इसका बॉन्ड एंगल, और sp3 का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109.5 डिग्री। अब क्या लिखा है, बॉन्ड एंगल इज मोर इन y में बॉन्ड एंगल ज्यादा है, x में कम है, गलत है, पहला ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता है, तो पहला ऑप्शन इसका गलत है। दूसरा, BEF बॉन्ड लेंथ इज लार्जर इन y, तो BEF बॉन्ड लेंथ हम चेक करते हैं, देखो कैसे चेक करेंगे। यहां पे कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है, बेरिलियम का sp, और फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा 2pz, तो यहां पे जो बॉन्ड बनेगा ना ये BF बॉन्ड, ये बनेगा sp2pz से। यहां पे देखिए इसका कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है, sp3, बेरिलियम का हो रहा है ऑर्बिटल यूज sp3, फ्लोरीन का क्या यूज हो रहा है 2pz, तो ये बनेगा भाई sp2pz। इसमें भी 2pz है, इसमें भी 2pz है, लेकिन इसमें sp है, इसमें sp3 है, इसमें s कैरेक्टर है 50%, इसका जो s कैरेक्टर है वो 25%। ये बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्गर बनेगा, ये बॉन्ड जो होगा वो वीक बनेगा। इसकी जो लेंथ होगी वो कम होगी, इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, ज्यादा। तो क्या लिखा है, BEF बॉन्ड लेंथ इज लार्जर इन y, जो BF बॉन्ड लेंथ वो y में लार्जर होगी डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजर ऑर्बिटल है, उसका s कैरेक्टर कम होगा तो साइज ज्यादा होगा, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ज्यादा होगी, बिल्कुल होगी ज्यादा, y की ज्यादा होगी देन x, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा, उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो। The boiling point of noble gas are illustrative of the following of the operation of the force of the types। जो नोबल गैस होते हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं, आपको याद है जो नोबल गैस होते हैं उनमें जो प्रोमिनेंट फोर्स होता है दैट इज वैन डर वाल्स फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स आप बता सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज लंडन डिस्पर्शन फोर्स, क्योंकि नोबल गैसेस जो होते हैं ऑल ऑफ देम आर नॉन पोलर, उनके बीच में कोई डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं होता है, तो डाइपोल्स होते ही नहीं है, तो लंडन डिस्पर्शन फोर्स आएगा आंसर। Among the following which one is wrong statement, इनमें से wrong statement कौन है। पहली बात, D पर P पर बॉन्ड इज प्रेजेंट इन सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, जो सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है उसमें D पर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अच्छे से होता है, पहली बात। दूसरी बात, I3 प्लस हैज बैंड शेप, जो I3 प्लस होता है वो क्या शेप का होता है, वो बैंड शेप होता है, तो I3 प्लस आप याद रखेंगे ऐसे, I3 प्लस भी याद रखेंगे, और इनकेस कभी I3 माइनस भी आएगा वो भी याद रखना, I3 माइनस भी आएगा वो भी याद रखना। देखो रूल क्या याद रखना, जब 3 आयोडीन एक साथ होंगे प्लस चार्ज होगा ना, +1 मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाया, वो जो इलेक्ट्रॉन जहां से निकला है ना बेटा वो सेंट्रल वाला आयोडीन है, सेंट्रल वाले आयोडीन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी आया वो भी सेंट्रल वाले आयोडीन पे ही रख दो। आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाना है बीच वाले पे रख दो, इलेक्ट्रॉन निकालना है बीच वाले से निकाल दो। आपको लिखा गया I3 प्लस, अगर I3 प्लस लिखा है देखो कैसे, आयोडीन लिख दिया और एक आयोडीन ऐसे लिख देंगे और एक आयोडीन ऐसे लिख देंगे। बताओ आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, 1 2 3 4, यहां से मैं दिखाऊंगा और एक 5 6, ऐसे मैंने दिखा दिया। तो अगर ऐसे दिखा दिया ना, अब इसमें जो नेट चार्ज होगा वो नेट चार्ज होगा बेटा +1। आपको बताना है कि इसका स्ट्रक्चर जो दिया है, इसका जो स्ट्रक्चर आपको बनाना है बेटा, स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, तो क्या ये वाटर की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये वाटर की तरह बिहेव करेगा, बीच वाला आयोडीन ऐसे रहेगा, एक आयोडीन ऐसे आएगा, एक आयोडीन ऐसा आएगा, और यहां से वाटर की तरह 2 लोन पेयर्स आएंगे, तो यहां से 2 लोन पेयर्स आएंगे, ये तो बैंड बनेगा। तो याद रखेंगे आप कि जो I3 प्लस होता है इसकी बैंड शेप होती है, बिल्कुल होती है बैंड शेप जैसा बनेगा। अब उसके बाद क्या लिखा बेटा, HOH, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या लिखा है, HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लार्जर देन HNH बॉन्ड एंगल इन अमोनिया। तो किस किस का दिया आपको, वाटर एंड अमोनिया। तो चेक करते हैं बेटा, वाटर लेंगे और अमोनिया लेंगे, वाटर और लेंगे हम बेटा NH3। अब वाटर और अमोनिया को देखिए आप, वाटर लेंगे अमोनिया लेंगे, वाटर में क्या होगा, ऑक्सीजन है और यहाँ से 2 हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम है यहाँ से। ये जो वाटर है इसमें क्या होगा बेटा, इसमें 2 लोन पेयर्स होते हैं ऑक्सीजन एटम पे, और जो नाइट्रोजन होगा इस पे उस पे एक लोन पेयर होगा। अभी हमने अमोनिया का स्ट्रक्चर एक बार बनाया था, यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आएगा। अब देखिए पहली बात क्या है, इसमें कितने लोन पेयर है, इसमें 2 लोन पेयर्स है। आपको याद है ना बेटा VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, क्या कहता है वो कि लोन पेयर रिपल्शन जो होता है वो ज्यादा होता है देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और सबसे मिनिमम रिपल्शन किन में होता है, बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। अब देखिए यहाँ पे जो रिपल्शन हो रहा है, पहले लोन पेयर रिपल्शन करेगा, कर लिया इन दोनों रिपल्शन, उसके बाद किसका रिपल्शन होगा बेटा, देखिए अगर रिपल्शन होगा ना यहाँ, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा, वो है 105 डिग्री।
ठीक है। अब देखिए यहां से लोन पेयर, इसमें एक ही लोन पेयर है, तो लोन पेयर रिपल्शन नहीं है। यहां पे क्या है, सिर्फ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। यहां पे अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, उससे क्या होगा, ये जो बॉन्ड्स होंगे ये थोड़ा सा नजदीक आएंगे, लेकिन उतना नजदीक नहीं आएंगे जितना किसमें आएंगे, वाटर में। तो यहां पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 107 डिग्री। तो आपको क्या दिया है बेटा, एच बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लार्जर, वाटर में जो बॉन्ड एंगल होता है वो लार्जर होता है देन एच बॉन्ड एंगल इन अमोनिया। ये बात सही है, क्योंकि वाटर में दो लोन पेयर्स होते हैं, वो लोन पेयर्स क्या करते हैं, वो लोन पेयर्स के बीच में जो रिपल्शन होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। तो ये रिपल्शन करेंगे आपस में, तो बॉन्ड एंगल जो होगा वाटर में ज्यादा होगा देन अमोनिया, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट वुड बी 3। Which are the following pair of species have the same number of unpaired electrons but different bond order? Unpaired electrons सेम है लेकिन बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए डिफरेंट। तो पहली बात, मैंने बॉन्ड ऑर्डर के रूल्स समझा है, मैं थोड़ा सा और बताऊंगा बेटा। जो भी आपको स्पीशी दी जाएगी, अगर आपको उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो एक आसान से ट्रिक बताऊंगा मैं, जो याद रखेंगे आप उस स्पीशी के टोटल इलेक्ट्रॉन्स को काउंट किया करोगे। जैसे टोटल इलेक्ट्रॉन मान लो, फॉर एग्जांपल टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट मैं लिख रहा हूं यहां पे, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, मान लो वो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आ गया बेटा 14 के बराबर, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर आएगा, 14 आएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर इज 3। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट होगा 14 के बराबर, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3। जैसे N2 मॉलिक्यूल ले लो आप, दो नाइट्रोजन एटम्स है, एक नाइट्रोजन के भी 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के भी 7 इलेक्ट्रॉन, 7 + 7 14, बॉन्ड ऑर्डर इज 3। दो नाइट्रोजन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, बॉन्ड ऑर्डर वुड बी इक्वल टू 3, तो 14। अब अगर इससे आप कम करोगे या इससे आप ज्यादा बढ़ाओगे, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा ना बेटा, बॉन्ड ऑर्डर कितना बोला था, जो 14 होगा ना टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, तो बॉन्ड ऑर्डर वुड बी इक्वल टू 3, होगा 3 के बराबर। अगर आप इससे कम करना चाहोगे, इससे कम करना चाहोगे, कम करने का क्या तरीका है, अगर आपने 13 कर दिया, 12 कर दिया, 11 कर दिया, 10 कर दिया, 0.5 कम करते जाओ, 0.5 कम करते जाओ, तो यह आएगा बेटा 2.5, यह आएगा 2.0, यह आएगा 1.5, ये वाला वैल्यू जो होगा बेटा ये किसके बराबर आएगा, 1.5। तो यहां पे मैंने लिखा था 2.0, यह आएगा 1.5 और यह आएगा 1.0, ये बनेगा बॉन्ड ऑर्डर। अगर आप बढ़ाओगे ना तो तब भी वही करना है, 15 पे लोगे तो वो भी आएगा 2.5, हाँ यहाँ पे आएगा बेटा 2.5, 16 पे लोगे तो वो आएगा 2.0, 17 पे लोगे तो वो कितना आएगा बेटा, वो आएगा 1.5, और 18 अगर आप करना चाहेंगे 18 का आएगा बेटा, वो आएगा 1.0। तो ऐसे आप बॉन्ड ऑर्डर याद रखोगे। अब आप यहां से देखो क्या ऑप्शन है, ये ट्रिक भी याद रखना और ऑप्शंस पे भी ध्यान रखना। देखो अब क्या क्या चीजें दी है बेटा, आपको क्या क्या चीजें आपको दी है। पहले दिया CO एंड CN-1। अगर आपको CO एंड CN-1 दिया, आप इनका बॉन्ड ऑर्डर चेक करो, CO एंड CN-1, CN-1 क्या लिखा है, पहली बात कि इनका क्या होना चाहिए, हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर्स। CO देखो बेटा, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 हो गए 14, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 7 हो गए 13, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन -1 हो गए 14। तो इनका बॉन्ड ऑर्डर सेम है, लेकिन हमें बोला है डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर, इसका मतलब ये इसका आंसर हो ही नहीं सकता है। तो पहली बात ये। दूसरा O2+ एंड O2+ और दूसरा हमने लिया बेटा O2। अब देखो इन दो में चेक करो, O2+ के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, O2 के होते हैं बेटा 16 में से एक निकाल दो 15। इस O2 में देखो बेटा, O2 के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 16, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन है 15, इसके 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, वो होता है 2 के बराबर, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5। ठीक है, यहां तक तो बॉन्ड ऑर्डर दोनों का डिफरेंट है, जो कि हमें पूछा भी गया, लेकिन कंडीशन लिखा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो O2 होता है ना बेटा, O2 में देखिए आप क्या है, जो O2 होता है बेटा, O2 में होता है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सबको पता है। MOT में हम अक्सर पढ़ते हैं कि जो O2 होता है, O2 में होता है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर आप O2+ लेंगे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनका बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट था, लेकिन इनमें सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं पाई स्टार ऑर्बिटल में, लेकिन इसमें एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये वाला भी इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद जाए O2 एंड B2 अगर हम लेते हैं, इसके बाद हम लेते हैं बेटा O2 एंड B2। अब देखिए O2 और B2 हम कैसे लेंगे, अगर हम लेंगे बेटा O2 और लेंगे हम B2, देखिए O2 ले रहा हूं मैं, एंड में ले रहा हूं बेटा B2, O2 और B2 को कैसे सॉल्व करोगे। देखो O2 का O का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है बेटा, 1s2, और हो गया ना 2s2, उसके बाद क्या लिखेंगे, हाँ 2p4 आएगा ना बेटा। तो लाइकवाइज बोरॉन देखो, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 5 है, वो आएगा बेटा 1s2, उसके बाद आएगा बेटा 2s,
1:2 के बाद क्या आएगा बेटा, उसके बाद आएगा 2s2 और उसके बाद आएगा बेटा 2p1। तो ये बनेगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए दो ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम का भी 2p4 और दूसरे का भी 2p4। आपने ऐसे लिया 2p4, ऐसे लेंगे आप एक ऑक्सीजन एटम और दूसरा ऑक्सीजन एटम आपने ले लिया। इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 एंड 4। और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड 4। अब इन दोनों को आपस में कंबाइन होना है, और कंबाइन कैसे होंगे वो शायद आपको याद होगा कि ऑक्सीजन में पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं एक ऑर्बिटल दैट इज सिग्मा 2pz। तो लिख दिया हमने सिग्मा 2pz। तो सिग्मा 2pz, उसके बाद क्या आएगा पाई 2px एंड पाई 2py। तो यहाँ पे आएगा पाई 2px और आएगा बेटा पाई 2py, ये आगे दो। उसके बाद आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करोगे बेटा याद है, तो यहाँ पे दिखाओगे पहले दो ऑर्बिटल्स पाई स्टार बनेंगे, पाई स्टार 2px और ये बनेगा पाई स्टार 2py। उसके अलावा क्या बनेगा, यहाँ पे एक आएगा उसको बोलेंगे सिग्मा स्टार। तो यहाँ पे आएगा सिग्मा स्टार 2pz। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स है, आपको इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करिए आप। इलेक्ट्रॉन है 8 आपके पास, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। तो बताओ कितने हैं इसके बेटा, इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो मैं लिखूंगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो है बेटा 2 के बराबर। उसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर देख लो, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, इसमें 2, 6 में से 2 निकाल दो, कितने हो गए बेटा, 6 में से 2 निकाल दो, डिवाइड कर लो 2, वो आ गया ना 4/2, 4/2 इज 2, 2 है इसका बॉन्ड ऑर्डर। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और बॉन्ड ऑर्डर है इसका 2। अब जाते हैं दूसरे वाले पे, अब जाते हैं B2 पे। B2 में देखो बेटा क्या होगा, 2 बोरॉन है, इस बोरान में देखो कितने हैं, P में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी P में एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो कंबाइन कैसे होंगे, तो यहाँ पे आप पहले दिखाएंगे कितने ऑर्बिटल बेटा, 2 ऑर्बिटल, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल, यहाँ पे उल्टा करना है और वहां पे उसको रिवर्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे दिखाओगे ना आप, ये तो बनेगा ऐसा ही। अब यहाँ पे कितने आएंगे बेटा, यहाँ पे 2 आ गए और यहाँ पे 1 आ गया। अब देखो क्या है, ये बन गया ना बेटा 2p1 है, ये भी कितना है 2p1। ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए 2p4, और ये भी क्या बनेगा 2p4। अब देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां गया। तो अब पहली बात निकालो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 2, वो तो हो गया 2। नंबर सेकंड, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर आएगा बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में तो 1 के बराबर। अब देखिए इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम, बोथ है सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इनका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो सेम नहीं है। तो अब देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया था, स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और आपको क्या दिया था बट डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर। तो इसका आंसर आएगा O2 एंड B2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, विच सेट कंटेन्स ऑल पोलर मॉलिक्यूल्स, किस सेट में सारे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन पोलर नहीं होगा। XeF4 होता है नॉन पोलर, डायपोल मोमेंट 0, IF7 भी नॉन पोलर, SO3 भी नॉन पोलर। देखो क्या है, इसकी जो XeF4 है ना, ये कभी कभार धोखा भी दे सकता है आपको। देखो बेटा जिनन जो होता है ना, इसकी वैलेंस शेल में होता है 8 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट थोड़ा सा ऐसे याद रखना, ये इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है XeF4 की वैलेंस शेल। देखो बेटा XeF4 कैसे दिखाएंगे, नजर रखिए आप, यहां से एक फ्लोरीन, यहां से एक फ्लोरीन, लाइकवाइज यहां से एक फ्लोरीन, यहां से एक फ्लोरीन, हो गए 4 फ्लोरीन। जिनन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 2 लोन पेयर ऐसे बचेंगे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में। तो होगा ऐसे, इसका बॉन्ड डायपोल इसके साथ कैंसिल, इसका बॉन्ड डायपोल इसके साथ कैंसिल, इसका ऑर्बिटल डायपोल इसके साथ कैंसिल। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा वो होगा 0 के बराबर। तो ये नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0। IF7 देखो, आयोडीन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, डायपोल मूवमेंट 0। सल्फर की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा, 6 बॉन्ड, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, तो डायपोल मूवमेंट हो जाएगा 0, कोई लोन पेयर नहीं बचेगा। PCl3 बेटा, PCl3 देखो, अब PCl3 पे नजर रखना, PCl3 ऐसे होगा, फॉस्फोरस यहां से 3 Cl ऐसे, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, और PCl3 में देखो विच आर द विच सेट कंटेन्स ऑल पोलर मॉलिक्यूल्स, इनमें से कौन सा सेट है जिसमें होंगे सारे कौन से मॉलिक्यूल्स बेटा, पोलर मॉलिक्यूल्स। तो मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लूंगा बेटा, थोड़ा सा करेक्शन कर लूंगा मैं यहाँ पे,
तो देखिए क्या, तो ऑल पोलर मॉलिक्यूल, इसमें सब में पोलर कहाँ पे होंगे बेटा, आप जस्ट वेट अ लिटिल, CH2 C2H2 NO2 SO2 SnCl2, NO2 भी होगा पोलर 6। देखो बेटा क्या, ये वाले जो स्पीशी है ना, ये वाले स्पीशी ये सारे नॉन पोलर है। PCl3 भी नॉन पोलर होगा, C6H6 भी, SF6 भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी नॉन पोलर है। आप यहीं पे देखिए ना बेटा, देखो ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, कार्बन डाइऑक्साइड भी नॉन पोलर, CH2 भी, C2H6 भी नॉन पोलर, ये सिमेट्रिकल होता है sp हाइब्रिडाइजेशन के साथ। इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट आएगा। SnCl2, SO2 और NO2 ये तीनों क्या होते हैं, तीनों होते हैं नॉन पोलर स्पीशी, तो थर्ड ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। Which are the following bonds have the highest bond dissociation energy? बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा जिसकी डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? तो इसका एक सिंपल रूल है, सिंपल रूल ये है कि जितने छोटे एटम होगा, छोटा एटम जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, स्मॉल एटम्स मेक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स। अब छोटा एटम जितना होगा ना उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, आंसर इज हाइड्रोजन हाइड्रोजन। छोटा एटम है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, वो उतनी ही ज्यादा होगी। The increasing thermal stability of hydrides of group 16 following the sequence। अब जो hydrides of group 16 होगी उनकी जो thermal stability होगी ना, वो thermal stability क्या होगी? तो group 16 आप याद दिला दो, group 16 के ना एलिमेंट्स आप याद दिला दो। group 16 एक तो आएगा बेटा, उसमें पहली बात है उसमें आएगा ऑक्सीजन, उसमें आएगा सल्फर, उसमें आएगा सिलीनियम, उसमें आएगा टेलीरियम, तो ये एलिमेंट्स आएंगे। उसके बाद प्लोनियम भी आएगा, PO भी ले लेंगे, ऑक्सीजन सल्फर टेलीरियम प्लोनियम। अब देखिए ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन को किसके साथ बॉन्ड बनाना, हाइड्राइड्स बनाने ना, हाइड्राइड्स, तो ये बनाएगा बेटा H2O बनेगा इसका हाइड्राइड। सल्फर क्या क्या बनेगा, H2S, इसका बनेगा H2SC, इसका क्या बनेगा H2T, उसका बनेगा H2PO। अब ऑप्शंस में H2PO कहीं नहीं दिया, छोड़ दो इसको। अब देखो इनमें से क्या होगा बेटा, इनमें आप देखिए इनमें क्या है बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो बॉन्ड बना रहा है वो बना रहा है सल्फर एंड हाइड्रोजन, इसका बॉन्ड थोड़ा वीक होगा, तो इसका जो बॉन्ड होगा ना सिलीनियम का, इसका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा। लाइकवाइज यहाँ पे टेलीरियम का बॉन्ड बन रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन। अब मैंने इनकी लेंथ्स क्यों डिफरेंट दिखाई, लेंथ्स इसलिए डिफरेंट दिखाई, अब देखो क्यों, यहाँ पे इसका 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, 1s ऑर्बिटल ओवरलैप, 1s ऑर्बिटल 1s। ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, अब देखिए ऑक्सीजन को 2p वाले ऑर्बिटल्स, अब ऐसे समझिए कि 2p वाले जो ऑक्सीजन होगा ना, एक्चुअल में जो ऑक्सीजन होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा ना बेटा, ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होगा वो होगा sp3। तो यहाँ पे जो sp3 हाइब्रिडाइजर ऑर्बिटल होंगे लेकिन वो होंगे सेकंड शेल के, यहाँ पे जो sp3 हाइब्रिडाइजर ऑर्बिटल होगा थर्ड शेल का होगा, यहाँ पे sp3 ऑर्बिटल होगा फोर्थ शेल का, यहाँ पे sp3 होगा फिफ्थ शेल का। तो इनके ऑर्बिटल्स का जो साइज होगा क्या वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा होगा, इससे थर्मल स्टेबिलिटी हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी अगर डिक्रीज होगी, सबसे कम किसकी थर्मल स्टेबिलिटी होगी, H2T, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, वाटर की। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पहले H2T जो होगा उसमें H2T की स्टेबिलिटी कम होगी, उसके बाद आएगा बेटा H2SC, उसके बाद आएगा H2S और उसके बाद आएगा बेटा वाटर आएगा लास्ट में। तो वाटर ये आएगा बेटा इसका ऑर्डर। अब ऑप्शंस में कहीं साइन नहीं दिया लेकिन आप ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए पहला वाला वाटर H2S ये तो नहीं दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया होगा, ठीक है बेटा, इंक्रीजिंग लिखा है ना बेटा। तो H2T पहले आएगा, फिर H2SC, फिर H2S, फिर उसके बाद वाटर। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। डिटरमाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। पहले इन PCl5 हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d एंड इट हैज अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। जो PCl5 होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है और ट्रू। इनमें से आपको बताना है ट्रू कौन है। तो चलिए ठीक है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। और ट्रू और फॉल्स कौन है पहले देखते हैं। जो PCl5 है ना, PCl5 बेटा उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। बिल्कुल सही है कि जो PCl5 होता है हाइब्रिडाइजेशन हुआ है sp3d। उसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं हम, p ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो ऐसे बनेगा, यहाँ से Cl, यहाँ से भी Cl, यहाँ से भी Cl, यहाँ से भी Cl और यहाँ से भी क्या आएगा बेटा Cl। तो ये बॉन्ड कुछ ऐसे बनेगा, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, करेक्ट है पहला वाला ऑप्शन। दूसरा देखिए, द एंगल बिटवीन PCl bonds is 90 which is same for all the p and Cl bonds present in PCl5. The angle between and it has a trigonal pyramidal लिखा है बेटा, लेकिन इसको बाइपिरामिडल आएगा। यहाँ पे ऑप्शन में लिखा है pyramidal स्ट्रक्चर ट्राइगोनल, लेकिन यहाँ बाइपिरामिडल, तो ये ऑप्शन आया नहीं आएगा। द एंगल बिटवीन PCl5 bonds is 90। PCl बॉन्ड जो होगा वो एंगल 90 है, विच इज सेम फॉर ऑल द, नहीं सारे बॉन्ड्स नहीं, इसमें जो ये वाले होंगे ना बेटा इक्वेटोरियल वाले बॉन्ड्स, इनके बीच का जो एंगल होगा वो 120 होगा। और ऑप्शन कह रहा है कि सारे 90 है, तो ये भी गलत है। उसके बाद बढ़िया के द एंगल बिटवीन PCl5 एंड एक्सियल पोजीशन इज हायर
एक्सियल पोजीशन वाले जो है ना, एक्सियल पोजीशन वाले, इनका जो बॉन्ड एंगल है वो 180 है। किससे हायर देन इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल वाले का बॉन्ड एंगल 120 है, इनका एंगल है 180, इनका एंगल है 120, ये ठीक लिखा है। PCl5 है जीरो डाइपोल मोमेंट, हाँ ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, डाइपोल मोमेंट तो जीरो होगा ही, तो वो आएगा FFTT, FFTT हो गया थर्ड ऑप्शन। मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करना, आपको मैच कैसे करेंगे, पहले आपको लिखना है कि कोवेलेंट कौन होगा। पहली बात है कि जो CCl4 है वो कोवेलेंट तो है ही, तो थर्ड आएगा, ठीक है बेटा, CCl4 इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। दूसरा मॉलिक्यूलर कौन होता है, मॉलिक्यूलर होता है बेटा ये वाला SiO2। SiO2 आपको याद होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये Si जो है ना बेटा, Si के साथ हर एक साइड में ऑक्सीजन रख दो, ये ऐसे पॉलीमेरिक टाइप स्ट्रक्चर होता है। यहां पे भी रख दो बेटा ऑक्सीजन, इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे हमने रख दिया ऑक्सीजन, यहाँ पे रख दिया सिलिकॉन, लाइकवाइज यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से और एक सिलिकॉन, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से और एक सिलिकॉन, ऐसा इसका स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ से और बढ़ा दो ऐसे, तो यहाँ से और बढ़ेगा ना, और ऐसे स्ट्रक्चर बना लेना आपको, तो ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। तो ऑब्वियसली जो मॉलिक्यूलर होगा वो Si4 होगा। अब आयनिक कौन होगा इनमें से, आयनिक वाला कौन होगा, देखिए बेटा आयनिक होगा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इज आयनिक। उसके बाद मेटलिक लिखा है, मेटलिक जो होगा वो ब्रॉन्ज होगा। क्यों होगा, जो ब्रॉन्ज होता है इट इज अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, कॉपर और टिन का अलॉय होता है, तो ये मेटलिक होगा ही ऑब्वियसली। तो अब देखिए ऑप्शन कौन आएगा, ए को आएगा R, ए को आएगा बेटा R, आगे ए को R, बी को आएगा P, बी को आएगा P, ठीक, सी को आएगा Q, सी को आएगा Q, और जो D होगा उसको आएगा S, D को आएगा बेटा S। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशीज ऑफ N2, N2+1 एंड N2-1, इनका करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा। और देखिए पहले बेटा जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉम नंबर हो गया 7, कॉन्फ़िगरेशन का बनेगा 1s2, 2s2 और बनेगा बेटा 2p3, 2p3 ये बनेगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन बन गया ना, तो यहाँ पे पहले हम लेते हैं N2 का MOT डायग्राम बना लेंगे हम। N2 का MOT डायग्राम क्या आएगा, तो अगर ये नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो P में कितने हैं 3, तो मैं लूंगा 3 नाइट्रोजन के, ऐसे 3 नाइट्रोजन के ऑर्बिटल्स में P में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, P में ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन 1, 2 एंड 3। और एक नाइट्रोजन लेंगे बेटा, और एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, उसका नाइट्रोजन एटम लेंगे, उसका जो 2p वाला सबशेल है वो हम ले लेते हैं। अब इन दो को आपस में कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन कैसे करेंगे, देखिए यहां पे कितने होंगे बेटा, पहले 2 दिखाएंगे आप, ऐसे दिखाओगे 2 ऑर्बिटल, ये कौन बनेगा बेटा पाई 2px और बनेगा पाई 2py, ये बॉन्डिंग बनेगी, बॉन्डिंग पाई। उसके बाद क्या आएगा बेटा यहाँ पे सिग्मा, ऐसे आएगा, ये आएगा सिग्मा 2pz हो गया ये, देखिए बेटा उसके बाद क्या, उसके बाद आएगा यहाँ पे पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px, तो ये भी बनेगा पाई स्टार ऑर्बिटल 2py, मगर 2py, और लास्ट में क्या बनेगा बेटा सिग्मा, सिग्मा 2pz बनेगा, लेकिन सिग्मा स्टार। अब देखिए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, आप इलेक्ट्रॉन्स का काउंट देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन्स का काउंट कितना है, इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे निकालेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 1 2 3 4 5 एंड 6, आपने 6 इलेक्ट्रॉन रख दिए यहाँ। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ना, ये तो बनेगा N2 का। तो अगर मैं इसका N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा, N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा बराबर 3 के, N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। अब हम क्या कर लेंगे, एक तो N2 है वो तो लेंगे हम N2+। अगर हम N2+ लेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है, बॉन्डिंग से, एंटी बॉन्डिंग से, सिग्मा 2pz से, तो बॉन्डिंग से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो किस में से निकलेगा, बॉन्डिंग में से। दूसरी बात, अगर हम N2- लेंगे, N2- में क्या करना, आपका इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जाएगा वो जाएगा यहाँ पे। पहले हम बॉन्डिंग वाले को देखेंगे, N2+ देखेंगे बेटा, N2+1 में क्या होगा, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो किसके बराबर होगा। अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 5/2 इज द बॉन्ड ऑर्डर, वो आएगा 2.5, ठीक है। अगर हम लेंगे N2-1 में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको देना, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वो जाएगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। उससे क्या होगा, जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो डिक्रीज होगा, 3 से डिक्रीज होगा। एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गया तो बॉन्ड ऑर्डर लेस देन 3, तो वो जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो बनेगा बेटा 2.5। जैसे मैंने आपको ट्रिक भी बताया, आप उस ट्रिक से भी बॉन्ड ऑर्डर इनका निकाल सकते हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है और इन दोनों का कितना है 2.5, तो कंपैरिजन इन दो के बीच में चलेगा। अब देखिए जब आप N2+1 ले रहे हैं, आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, लेकिन जब आप N2-1 ले रहे हैं, N2-1 में आपको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाना है, और उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को कहां पे रखना है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को रखना है पाई स्टार ऑर्बिटल में। वो तो एंटीबॉन्डिंग में गया, और एंटीबॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन जाता है वो स्टेबिलिटी कम करता है। इसका मतलब पहले नंबर पे जो स्टेबल होगा वो होगा N2,
पहले नंबर पे जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी वो होगी N2, दूसरे नंबर पे क्या होगा N2+1 होगा, तो नंबर सेकंड प्लेस पे आएगा N2+1 और लास्ट वाली प्लेस पे क्या आएगा बेटा N2-1 आएगा। तो दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी इन तीन के बीच में। इनका बॉन्ड ऑर्डर सेम है, लेकिन फर्क इतना है कि जो N2-1 है उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जाएगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो N2+ के कंपैरिजन में जो होगी वो कम हो जाएगी। तो ये चीज आप याद रखेंगे। अब देखिए ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहले में इक्वालिटी साइन दिखाया, नहीं आएगा। सेकंड में N2, N2+, N2-1, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। बेस्ड ऑन VSEPR थ्योरी, तो VSEPR थ्योरी से आप बताओ द मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स इन इसमें BRF5। तो BRF5 का स्ट्रक्चर बना ही लेते हैं। हमने लिया बेटा BR और हम F5 लेंगे। अगर हम BRF5 लेंगे ना तो BRF5 में मैक्सिमम 90 डिग्री ना 90 डिग्री एंगल्स कितने होंगे, तो BR के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, तो 5 बॉन्ड्स तो बना ही लेगा, लेकिन उसके अलावा एक लोन पेयर भी बचेगा। तो 5 बॉन्ड ऐसे फ्लोरीन बना लिया, यहाँ से भी फ्लोरीन बना लिया, यहाँ से फ्लोरीन, यहाँ से फ्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन और एक फ्लोरीन यहाँ बनेगा। मान लो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से भी फ्लोरीन ही होता तो इसमें बहुत सारे 90 डिग्री एंगल्स होते हैं, लेकिन इसमें एक लोन पेयर होगा। लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर सारे बॉन्ड्स को रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा। इनके रिपल्शन की वजह से, लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से वो जो ऊपर जो स्क्वायर लाइक आपको स्ट्रक्चर दिमाग में आ रहा है ना कि बीच में ब्रोमीन है, यहाँ से एक फ्लोरीन है, यहाँ से एक फ्लोरीन, वहां से एक फ्लोरीन, यहाँ से और नीचे से लटका हुआ एक फ्लोरीन, लेकिन जो ऊपर लोन पेयर है वो लोन पेयर क्या करेगा, वो सारे उन फ्लोरीन को रिपेल करेगा। जब लोन पेयर ऊपर प्रेजेंट है फ्लोरीन को रिपेल करेगा ना, तो सारे फ्लोरीन जो होंगे ना बेटा वो ऐसे जाएंगे। अभी तक आप इमेजिन कर रहे हैं वो ऐसे है, वो एक ही प्लेन में है, लेकिन जैसे ऊपर लोन पेयर आएगा वो उनको ऐसे बेंड करेगा। जब बेंड करेगा तो एंगल 90 नहीं रहेगा, होना चाहे था 90 लेकिन रहेगा नहीं 90, कोई भी एंगल 90 नहीं होगा। अब 90 कब होता, अगर यहाँ पे भी एक बॉन्ड होता, इसमें बहुत सारे 90 डिग्री एंगल्स पॉसिबल थे। तो इसका जो नेट आंसर होगा, नेट आंसर इज बेटा 0, उसमें कोई भी 90 डिग्री एंगल नहीं होगा। Which are the following attraction is strongest? इनमें से कौन सा अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट है? क्लोरीन एक नॉन पोलर स्पीशी है और HCl एक पोलर है, तो यहाँ पे नॉन पोलर और पोलर आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। CHCl3 जो होगा वो पोलर है और ये भी पोलर है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिस्पर्शन फोर्स जो होगा वो मेनली स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होगा। यहाँ पे इन दो के बीच में जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होगा ना बेटा, किसके बीच में, CHCl3 एंड होगा डाइपोल फोर्स, CHCl3 एंड वाटर वो भी डाइपोल फोर्स। लेकिन लास्ट वाले ऑप्शन में देखिए Cl-1 का मतलब क्या है, ये तो आयन बनेगा और ये क्या बनेगा, वाटर होता है डाइपोल फोर्स ज्यादा होता है डिस्पर्शन फोर्स से। आयन डाइपोल फोर्स जो होगा वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। सॉलिड NaCl इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड NaCl जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्यों, क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो आयंस होता है ना NaCl में, वो आयंस मोबाइल नहीं होता है, दे आर इमोबाइल। इमोबाइल आयन कहाँ चलेगा, अगर इमोबाइल आयन चलता ही नहीं है ना, वो मोबाइल है ही नहीं, उसकी मोबिलिटी 0 है। अगर मोबिलिटी 0 है वो करंट कैरियर की तरह एक्ट नहीं करेगा, तो इसकी मोबिलिटी जो आयंस की होती है वो 0 होती है, इसलिए वो करंट कैरी नहीं करेगा। इन सॉलिड NaCl देयर इज नो मोबिलिटी ऑफ आयंस। The correct order of increasing S character in percentage, तो increasing S character in percentage आपको निकालना है किस का, तो हम देखते हैं पहला तो CO3 लेंगे बेटा, CO3-2, CO3-2 का और CO3-2 XeF4 लेते हैं। उसके बाद लेंगे हम बेटा I3-1, इसलिए मैंने बोला था बेटा I का याद रखो, I3-1 NCl3 और लास्ट में लिखा बेटा BeCl2। अब हर एक का हाइब्रिडाइजेशन निकाले, देखो हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे ना, कार्बोनेट प्लेनर होता है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का होगा। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा आपको क्या निकालना, परसेंटेज एस कैरेक्टर, तो इसका जो एस परसेंटेज होगा ना, एस परसेंटेज, अब देखिए एस परसेंटेज कितना होगा 33.3%, तो इसका एस परसेंटेज इतना आएगा। XeF4 जो XeF4 होता है ना, इसका स्ट्रक्चर मैंने अभी बनाया था, तो ये होता है इसके ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होते हैं sp3d2, तो ये कितने हो गए, 3 और 2 गए 5 और 1 हो गया 6। इसका जो एस कैरेक्टर होगा ना 6, वो आएगा लगभग 1/6, वो आएगा 0.16, वो होगा नियरली 16%। तो इसका जो एस कैरेक्टर आएगा वो आएगा लगभग 16% के अराउंड। अब देखिए I3-1 क्या करना है, आयोडीन ले लिया, इसके साथ और एक आयोडीन ले लिया, यहां से और एक आयोडीन ले लिया, हो गया I3। आयोडीन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है -1, यही लगा दो। अब देखो इसका स्टीरिक नंबर कितना आएगा, इसका स्टीरिक नंबर निकालोगे ना, तो स्टीरिक नंबर देखिए आप, स्टीरिक नंबर कितना आएगा, ये सिग्मा बॉन्ड 1, ये सिग्मा बॉन्ड दूसरा हो गया 2 3 4 5, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d, ये आएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d,
sp3d आएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। अब s कैरेक्टर देखो कितने बेटा, 3 4 5, 1/5 विच इज 20% आएगा 20%। देखो आसान है। NCl3 में देखो जैसे NH3 है वैसे NCl3 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, s कैरेक्टर होगा 25%, आसान है। BCl2 में हाइब्रिडाइजेशन sp है, उसका s कैरेक्टर होगा 50%। अब देखिए sp होगा तो 50% आएगा। अब आप चेक करिए ना, अब आप देखिए ना पहले किसको आएगा, आपको क्या निकालना है, कैरेक्टर ऑफ इंक्रीजिंग s कैरेक्टर। सबसे कम s कैरेक्टर किसका है, सेकंड का, XCF4। ऑप्शंस में देखो सेकंड कहां पे है, 3 ऑप्शंस में, सेकंड पहले, उसके बाद क्या आएगा थर्ड, सेकंड के बाद थर्ड, सेकंड के बाद थर्ड, इसमें पहला ही ऑप्शन आएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो यहां से देख लो आप किसका s करेक्ट। Which are the following species shows maximum volatility? इनमें से मैक्सिमम वोलेटाइल कौन होगा? पहला जो मॉलिक्यूल दिया है वो दिया अल्कोहल। अल्कोहल्स में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर में भी कौन सी बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF में भी कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनमें होगा। लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, ये ईथर होता है। ईथर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होते है, इसलिए मैक्सिमम वोलेटिलिटी किसकी होगी, ईथर्स की। इनमें इनको आपको मैच करना है, तो मैच कैसे करोगे, देखिए बेटा पहले दिया है C2H2, C2H2 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp होगा और ये प्लेनर भी होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो A को आएगा बेटा हाइब्रिडाइजेशन sp। देखिए ना A को क्या आएगा आंसर, A को आएगा बेटा sp देखिए फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाला आएगा इसका आंसर। सल्फर डाइऑक्साइड का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। सल्फर डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे बनेगा, s यहाँ से डबल बॉन्ड हो, यहाँ से डबल बॉन्ड हो और यहाँ से एक लोन पेयर, तो sp2 बनेगा। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा सल्फर डाइऑक्साइड का, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। I3 अभी किया बेटा, sp3d अभी इससे पहले किया I3। NH4 जो होता है वो sp3 होता है। तो अब देखो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन देखिए बेटा, A को आएगा S, A को आ रहा है S, A को आ रहा है S, तो दो ऑप्शन है A और B। B को देखो बेटा कितना है, B को आएगा R, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। During change of O2 to O2-1 the electron adds on which are the following orbitals? अभी मैंने आपको दिया कि इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा बेटा, अभी आप देखिए ना मैं आपको दिखा रहा हूं ना कहां पे गया ये इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बेटा अभी मैंने आपको इससे पहले ही दिखा दिया था कि इसका डायग्राम आपको दिखाया था O2 का, कि जब आप O2 से कहां जाएंगे बेटा, जब आप O2 से जाएंगे कहां, जस्ट वेट अ लिटिल। देखिए बेटा O2 का आपको डायग्राम दिया, O2 का डायग्राम, अगर आप O2 का ले रहे हैं ना बेटा, तो O2 आपने ले लिया। O2 में देखो क्या पाई स्टार में पहली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर पाई स्टार में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर आप नया इलेक्ट्रॉन ऐड भी करने जा रहे हैं ना, वो नया इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, वो तो पाई स्टार में ही जाएगा, क्योंकि O2 में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ना पाई स्टार में, उसी को तो पहले फिल करना है, तो नया इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पाई स्टार में। तो आपका आंसर होना चाहिए इट विल गो टू द पाई स्टार ऑर्बिटल। तो इसका आंसर आएगा बेटा कौन सा ऑर्बिटल, पाई स्टार ऑर्बिटल वुड बी द आंसर। तो ये आंसर आएगा इसका, पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, पाई स्टार ऑर्बिटल थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ N2 एंड इट्स गिवन आयन इज। अभी बेटा हमने इसको भी सॉल्व कर लिया, अभी इसको भी सॉल्व किया था, हमने वहां पे बोला था कि जो N2 की स्टेबिलिटी होती है, N2 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी N2+1 और उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी देन N2-1। अब इसने एक चीज बढ़ा लिया N2-2। अगर आप N2-2 करोगे वो भी एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, जो सेकंड और एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो भी एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, तो आएगा N2-2। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए इट शुड बी, देखो बेटा कहां पे मैच हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है, पहले थोड़ा नजर मारिए ना, देखिए क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। O3 एंड O2- बोथ आर डायमैग्नेटिक, ये तो ठीक है। आउट ऑफ O2 O3 एंड O3 लीस्ट हैज दिस बॉन्ड लेंथ इन O2+, ठीक। आउट ऑफ O2+ एंड O2- ओनली O2 इज पैरामैग्नेटिक, ये गलत है बेटा। ये वाला स्टेटमेंट जो है ना, ये वाला स्टेटमेंट ये गलत है, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्यों होगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आप ध्यान से समझिए बेटा। O2 जो होता है ना खुद पैरामैग्नेटिक होता है, उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, अगर आप उनमें से एक निकालोगे फिर भी पैरामैग्नेटिक रहेगा। अगर आप O2 में है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो पहले ही पैरामैग्नेटिक है, अगर आप उसमें और एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना उससे, तो 2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर भी तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा अनपेयर्ड, तब भी वो पैरामैग्नेटिक होगा। अगर आप O2- करेंगे, पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है और एक इलेक्ट्रॉन डाल दो, एक पेयर हो जाएगा, फिर भी एक अनपेयर्ड बचेगा, तो वो भी
पैरामैग्नेटिक ही होगा। तो इसका मतलब है कि जो ये तीनों है ना, ऑल द थ्री आर पैरामैग्नेटिक, लेकिन ये कहता है ओनली O2 इज पैरामैग्नेटिक। इससे एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो होगा दैट वुड बी क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? बेटा जस्ट अ मिनट। देखिए बेटा क्या लिखा है इसमें, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन दिखा रहा है? पहला हमने ट्राई किया था बेटा, देखो पहले ही हमने ये निकाला था कि जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो सेकंड क्वेश्चन आई थिंक आया था, उसमें हमने इसका डिटेल डिस्कशन किया था। अब मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? देखो मेल्टिंग पॉइंट में क्या याद रखेंगे, ये सारे जो कंपाउंड्स है ना, ये वाले कंपाउंड्स ऑल ऑफ देम आर आयनिक कंपाउंड्स, ये सारे आयनिक कंपाउंड्स है। अगर आयनिक कंपाउंड होगा तो Na+ और Cl- का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इससे मेल्टिंग पॉइंट इसी का ज्यादा होगा। फिर KCl, फिर RbCl और CaCl। इन केस अगर इसमें क्वेश्चन आएगा बेटा LiCl, अगर आएगा LiCl याद रखना, उसका कोवैलेंट नेचर होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट इन सबसे कम होता है। तो अगर इसमें LiCl ऑप्शन होता है तो वो LiCl लास्ट में होना चाहिए था। फिर सॉल्बिलिटी जो होगी, LiOH की सॉल्बिलिटी कम होती है देन NaOH, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। लेट्स एनर्जी Kf की ज्यादा होगी, वो हमने इससे पहले एक क्वेश्चन बेटा सॉल्व किया था, Kf की लेट्स एनर्जी ज्यादा होगी, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा। फिर KCl KBr, तो चारों ऑप्शन इसमें ठीक लग रहे हैं और इसमें फोर्थ ऑप्शन आना चाहिए। Which are the following hydration energy is higher than Late's energy? इनमें से किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है देन किसके? Late's energy। तो आपको क्या दिया, एक तो मैग्नीशियम दिया, रेडियम भी दिया, बैरियम भी दिया और स्ट्रोंशियम भी दिया। तो हम लिखेंगे बेरिलियम, बेरिलियम के बाद लिखेंगे बेटा मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रोंशियम और उसके बाद लेंगे हम बैरियम। अब आपको और क्या दिया? अब देखिए इसके बाद क्या दिया बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम। रुबीडियम दिया बेटा? नहीं, रुबीडियम तो नहीं दिया। रुबीडियम, सीजियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम और यहां पे आएगा रेडियम। देखो बेटा क्या, तो अब देखिए बेटा क्या, इनमें से हाइड्रेशन एनर्जी इज हायर देन लेट्स एनर्जी। इनमें से हाइड्रेशन एनर्जी जो होगी वो किसकी ज्यादा होगी? हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? आप इसमें देखिए कैटायन क्या है, इसमें कैटायन है Mg+2, तो ये छोटा कैटायन होगा। इसमें है रेडियम कैटायन, रेडियम छोड़ दो, ये बड़ा कैटायन होगा। Sr वो भी बड़ा कैटायन है। और उसके अलावा क्या दिया बेटा, बैरियम दिया है ना यहाँ पे, तो Sr और क्या दिया बेटा, बैरियम, रेडियम, बैरियम भी दिया, रेडियम भी दिया। तो इनमें से छोटा कैटायन तो यही है। तो अगर छोटा कैटायन यही है ना, हमें ये वाला ग्रुप तो नहीं चाहिए। छोटा कैटायन जो होगा इसी की क्या होगी बेटा, जो छोटा कैटायन होता है इसकी होती है हाई हाइड्रेशन एनर्जी, इसकी है हाई हाइड्रेशन एनर्जी, एज सिंपल एज दैट। जितना छोटा कैटायन उतनी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मैग्नीशियम सल्फेट बेटा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आएगा। The vapor pressure of orthonitrophenol at any temperature is predicted to be। देखो बेटा आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये सीखा होगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसकी वजह से वो स्टीम वोलेटाइल होता है। लेकिन जो पैरानाइट्रोफिनॉल होता है उसमें होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो स्टीम वोलेटाइल नहीं होता, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो आपको क्या लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उससे क्या होगा, उससे उसका जो वेपर प्रेशर होगा ना वो बढ़ेगा, वो ज्यादा वोलेटाइल होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो वो ज्यादा वोलेटाइल होगा। तो आपके क्या लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एट एनी गिवन टेंपरेचर इज प्रेडिक्टेड टू बी। इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा हायर देन पैरानाइट्रोफिनॉल, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पैरानाइट्रोफिनॉल होगा उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उसकी जो वोलेटिलिटी होगी वो कम होगी देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। Which compound of sulfur is formed in second excited state? आपको याद है ना बेटा, जो सल्फर होता है, सल्फर का सल्फर जो होता है ना उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वैलेंस शेल का, वो होता है बेटा 3s2। उसके बाद क्या होता है बेटा 3p, याद दिला दो बेटा, 6 होता है ना, 3p6, उसके बाद होगा 3d0। तो अब देखिए इसमें s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, s में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, p में कितने हैं, p में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड 4, और d सारा खाली पड़ा हुआ है, d सारा, d के 5 ऑर्बिटल सारे खाली। ऐसे कितने बॉन्ड्स बनाएगा, 2।
अब अगर ये 4 बॉन्ड्स बनाएगा, आपको बताना है ना सेकंड एक्साइड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट हो गया। सेकंड एक्साइड स्टेट अगर आप लेंगे तो आपको क्या करना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाने पड़ेंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप यहाँ से हटाओगे ना बेटा, इसका एक्साइटेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक उठ के यहाँ जाएगा, हो गया फर्स्ट एक्साइड स्टेट। सेकंड एक्साइड स्टेट में क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था वो भी यहाँ जाएगा। तो आपने पहले यहाँ से अनपेयरिंग की, इलेक्ट्रॉन लिया यहाँ, फिर यहाँ से अनपेयरिंग की, इलेक्ट्रॉन लिया यहाँ। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड्स बनाए गए, 6 बॉन्ड्स। अब 6 बॉन्ड्स देखो किसमें बन रहे हैं, वो इसका आंसर होगा SF5, SF2, SF4, SF6। Which of the following diagram shows correct change in the ionic character of given compounds according to Fajans rules? फैजान्स रूल्स के हिसाब से आपको बताना है कि आंसर क्या आएगा इसका। देखिए बेटा पहली बात क्या, हम लेते हैं पहला वाला, इसमें पहला हम डायग्राम से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो बेटा क्या लिखा है, पहले इस पे ध्यान दीजिए आप। ये दिया आरबी और ये दिया कैल्शियम, ये दिया रुबीडियम और ये क्या दिया है, कैल्शियम। जो रुबीडियम और कैल्शियम है इनको आप देखिए बेटा, आप लीजिए ये वाले आयन्स लीजिए आप, देखो क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और लेंगे आप रुबीडियम। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। अब देखिए बेटा क्या, ये जो कैल्शियम होगा ना, कैल्शियम के बाद क्या आएगा बेटा, कैल्शियम के बाद आएगा स्ट्रोंशियम, SR। अब देखो ये जो कैल्शियम है बेटा, अगर आप कैल्शियम लेंगे और आप लेंगे बैरियम, अब इन दोनों में डिफरेंस समझिए। कैल्शियम पे चार्ज होगा +2, ये जो कैल्शियम होगा इस पे चार्ज होगा +2। रुबीडियम जो होगा उस पे चार्ज कितना होगा बेटा, +1, तो रुबीडियम पे चार्ज है +1। अब देखो क्या, ये तो एक ये किस पीरियड में आता, पीरियड 2 या था पीरियड 3 में, या था पीरियड 4 में, या था पीरियड 5 में। तो इसका मतलब है ना कि जो कैल्शियम +2 है, कैल्शियम +2 जो है ना वो छोटा आयन है। कैल्शियम +2 जो होगा इसका साइज जो होगा वो कम होगा। अगर इसका साइज कम होगा ना किससे, देन Rb+1, Rb+1 जो होगा उसका साइज ज्यादा है। तो अब देखिए क्या है, तो ये जो कैल्शियम +2 है एक छोटा कैटायन होगा, छोटा कैटायन, और उसके साथ जो एनायन है वो है Cl। ये क्या करेगा, ये छोटा कैटायन Cl को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, उसकी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगी। तो अगर मैं इन दोनों आयन्स को ले लूंगा, मैं लूंगा Ca+2 भी और मैं ले लूंगा बेटा Rb+1 भी, Rb+1 भी। Ca+2 छोटा है, Rb+1 जो है वो बड़ा है, इनका एनायन जो है वो सेम है, Cl-1, Cl-1। अब बताइए कि इसका ये क्या करेगा, जो Ca+2 होगा ये इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, वो तो ज्यादा खींचेगा ना। इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा ना एनायन का, उसको ज्यादा खींचेगा कौन, उसको ज्यादा खींचेगा कैल्शियम। उसकी वजह से इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर कम होगा। अब यहाँ पे देखिए ये भी इसको खींचेगा लेकिन उतना खींच नहीं पाएगा क्योंकि ये बड़ा एनायन है। तो जो कैल्शियम क्लोराइड होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर कम होगा। तो RbCl से जब आप CaCl से जाएंगे तो जो आयनिक कैरेक्टर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज। अब यहाँ से यहाँ जाए कैल्शियम से जिंक। अब जिंक पे ध्यान दे दो बेटा, जो जिंक होता है ना, जिंक इसमें यहाँ पे है +2 स्टेट में। +2 स्टेट में 3d10 या 3d10 स्टेट में। इसका जो वैलेंस शेल है उसमें है 18 इलेक्ट्रॉन। कैसे 18 इलेक्ट्रॉन है इसमें वैलेंस शेल में, इसमें आएगा ना बेटा 3s2 3p6 3d10, क्योंकि ये Zm+2 है। जो Zm+2 होता है उसकी वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिन कैटायंस की वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो पोलराइजिंग पावर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा उनके कंपाउंड्स का जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो ज्यादा होगा। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा इसका मतलब इसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, ज्यादा। आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, कम। तो इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, इसका आयनिक कैरेक्टर कम, तो ये डिक्रीज हो रहा है, सही है। अब यहां से देखो जिंक ZnCl2 से बैरियम, इसका 18 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल है, इसका 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल है। तो अगर इसका 18 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल है जिंक का, तो इसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर कम होगा, लेकिन इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। यहां से यहां जाओगे तो इंक्रीज होगा, तो ये बात सही है। उसके बाद बैरियम से कहां जा रहे हैं आप, रुबीडियम। अगर आप बैरियम से जाएंगे रुबीडियम, तो बैरियम से देखो क्या होगा, बैरियम से रुबीडियम जाएंगे, सिंपल देखिए बिल्कुल आसान है बेटा। बैरियम क्लोराइड लेंगे और रुबीडियम क्लोराइड लेंगे, बैरियम क्लोराइड से रुबीडियम क्लोराइड जाएंगे तो आयनिक कैरेक्टर जो होगा वो तो इंक्रीज ही होना है, होगा ना बेटा, क्योंकि रुबीडियम तो ऊपर आता है बैरियम से, बैरियम नीचे आता है, तो रुबीडियम ऊपर आएगा, उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा क्योंकि उसका साइज कम है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये बढ़ेगा, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। द फॉस्फेट ऑफ ए मेटल हैज अ फॉर्मूला। कोई मेटल है उसका जो फॉस्फेट है उसकी फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है MHPO4, वो है इसका फॉर्मूला। द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड विल बी, इसको तोड़ दो बेटा, इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो, देखो क्या बनेगा, HPO4, इसमें चार्ज आएगा -2, वो जो M होना चाहिए इसमें चार्ज आएगा +2।
आसान है ना बेटा। जो PO4 होता है उस पर चार्ज कितना होता है -3। अगर आप ऐसे भी काउंट करेंगे ना, PO4 पे चार्ज होता है -3, हाइड्रोजन पे +1 और मेटल पे +2। आप चाहे तो ऐसे तोड़ो, ऐसे लिखो, वो भी सही। अगर इसका क्लोराइड बनेगा उसका फॉर्मूला होगा MCl2। बिल्कुल एज सिंपल एज दैट, MCl2 होगा उसका फॉर्मूला। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। द कंपाउंड विच डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन नहीं बनाता? हाइड्रोजन बॉन्ड ये भी बनाता है, अमोनिया भी बनाता है, HF भी बनाता है, HCl नहीं बनाता है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आएगा बेटा इसका आंसर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। जो HCl होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। Which are the following species the hybridized state of central atom is the same? इनमें से कौन से स्पीशीज है जिनमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सेम। तो पहले लेते हैं SO2। SO2 ऐसे S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O और यहाँ से एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2। SO3 देख लो बेटा, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O और S डबल बॉन्ड O। देखो सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 यूज करेगा। अब SO2 में 4 यूज करेगा, एक लोन पेयर बचेगा, वो लोन पेयर हमने यहाँ पे बना दिया। और यहाँ पे पूरे 6 यूज कर रहा है और ऐसे 3 बॉन्ड्स बन रहे होगी, कहानी खत्म। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ClO बॉन्ड ऑर्डर इज, ClO बॉन्ड ऑर्डर का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? इसमें आपको स्पीशीज क्या दिए हैं? एक तो दिया है ClO-1, ClO वो ही दिया है, ClO-1 दिया है, ClO2 भी दिया है, ClO2-1, ClO3-1 भी दिया और ClO4-1 भी दिया होगा। इस पे ध्यान दे दो, सब आएगा। Cl ले लिया, ये यहाँ से डबल बॉन्ड O, यहाँ से भी डबल बॉन्ड O, यहाँ से सिंगल बॉन्ड O-, यहाँ से डबल बॉन्ड O, हो गया ClO। इसमें रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस जब हो जाएगा ना, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलेगा, वही लिखा है ना आपको, द करेक्ट ऑर्डर ClO बॉन्ड ऑर्डर इज। तो अब देखो इसमें क्या होगा, ClO3 ऐसे बनेगा, Cl, इसमें एक लोन पेयर ऐसे ही बचेगा, O3 है, एक डबल बॉन्ड और यहां से एक O-1। अब वैसे ले लो ClO2, Cl यहाँ पे 2 लोन पेयर्स, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड O-1। ClO देखो क्या है, Cl सिंगल बॉन्ड O, इस पे चार्ज -1। तो अब देखिए ना, इसमें जो बॉन्ड होगा वो पूरा सिंगल होगा, इसमें रेजोनेंस होगा, इसके 2 RS बनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा बढ़ेगा इसका। इसमें 3 RS बढ़ेंगे, बॉन्ड ऑर्डर और बढ़ेगा। इसमें 4 RS बनेंगे और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर किस ऑर्डर में इंक्रीज होगा? जिस ऑर्डर में मैंने लिखे हैं इसी ऑर्डर में इंक्रीज होगा बॉन्ड ऑर्डर। बिल्कुल सही है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ClO बॉन्ड ऑर्डर इज, तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा? ClO का। ClO इज लेस देन ClO2, लेस देन ClO3, लेस देन ClO4, क्योंकि इसमें रेजोनेंस बढ़ रहा है। जितना रेजोनेंस बढ़ेगा उतना बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? वो तो इंक्रीज हो जाएगा। Which set contains molecules with dipole moment 0? इनमें से कौन सा सेट होगा जिनमें डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा? 0। तो देखिए पहला सेट क्या दिया, डाइपोल मोमेंट SF4 जो होता है ये सीसा टाइप होता है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, लेकिन बेंजीन का 0 होता है, तो पहला ऑप्शन नहीं आएगा इसमें। दूसरा XeO4 जो होता है, इसका डाइपोल मोमेंट जो होता है वो 0, XeF4 का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। लेकिन याद रखना, जो ये बेंजीन रिंग बनाया ना, इस पे 2 OH बनाए हैं, यही सबको खाता है बेटा। देखो क्या है, बेंजीन रिंग पे अगर आपने बेंजीन रिंग बना लिया, बेंजीन रिंग पे आपने, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा बेटा, यहाँ से Cl ले लिया और यहाँ से भी क्या लिया? Cl। इसका डाइपोल मोमेंट और इसका डाइपोल मोमेंट देखो कैंसिल होगा कि नहीं होगा? इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? डाउनवर्ड्स होगा, क्योंकि यहाँ से बेटा Cl है ये, तो डाउनवर्ड्स होगा। इसका क्या होगा? अपवर्ड्स। जितना ये डाउनवर्ड्स उतना ही अपवर्ड्स कैंसिल। जाइए इस पे, अब हम लेंगे OH। OH लेंगे तो देखो कैसे बनेगा। अगर हम यहाँ पे लेंगे OH, ये OH ऐसे होता है, OH लाइकवाइज यहाँ पे भी OH ऐसे होता है। अब इनके बॉन्ड डाइपोल्स हम चेक करते हैं। इसका बॉन्ड डाइपोल ऐसे जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका बॉन्ड डाइपोल ऐसे आएगा क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये 2 कैंसिल हो गए। इसका बॉन्ड डाइपोल जो होगा बेटा, वो बॉन्ड डाइपोल कहाँ से आएगा? इसका जो बॉन्ड डाइपोल होगा वो यहाँ जाएगा, इसका बॉन्ड डाइपोल यहाँ जाएगा, तो ये 2 आपस में कैंसिल नहीं होंगे, ये होगा पोलर। इसका जो म्यू होगा वो 0 नहीं होगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये इसका म्यू 0 है, इसका म्यू 0 नहीं है, लेकिन इसका म्यू 0 है, लेकिन इसका नहीं है, तो ये नहीं आएगा इसमें। ClF3 SiF4 SO3, SiF4 अभी मैंने बोला कि इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, XeF4 डाइपोल मोमेंट 0, ये तीनों बेटा, ये तीनों, इसमें आएगा लास्ट वाला ऑप्शन। अब लास्ट वाला ऑप्शन इसमें कैसे आएगा वो आप चेक करिए।
देखिए लास्ट वाला ऑप्शन इसमें कैसे आएगा, लास्ट वाला ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। देखो लास्ट वाले ऑप्शन पे नजर रखिए आप, पहले लिखा ना बेटा XCF4, तो XCF4 कैसे आंसर आएगा, Xc जो होता है इसमें 4 फ्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड्स, और यहां से 2 लोन पेयर, यहां से 1 लोन पेयर, यहां से 1 लोन पेयर, नेट डायपोल मोमेंट 0। उसके बाद बेंजीन रिंग दिया, बेंजीन रिंग पे कितने कितने उसमें क्लोरीन रखे हैं, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन, ये पूरा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होगा, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 120। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ से निकलेगा, इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट कैंसिल, इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा, ये बॉन्ड डाइपोल यहाँ पे, ये यहाँ बॉन्ड डाइपोल, ये 2 बॉन्ड डाइपोल्स, इनका रिजल्टेंट यहाँ से निकलेगा, रिजल्टेंट यहाँ से निकला, जो इस रिजल्टेंट का वैल्यू होगा वही इसका वैल्यू होगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, नेट इज 0। वो सल्फर ट्राइऑक्साइड सिमेट्रिकल होता ही है, तो बॉन्ड डाइपोल वुड बी इक्वल टू 0। इन द कंपाउंड MX4 mu is equal to 0, then most probable shape will be, अगर कोई कंपाउंड MX4 टाइप है, MX4 टाइप है आपको कोई कंपाउंड MX4, उसका डाइपोल मोमेंट आपको म्यू वैल्यू दिया, म्यू वैल्यू किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 0। आपको बताना ये क्या होगा, आप मान लीजिए ना ये है CH4, लेट्स अज्यूम CH4, तो ये टेट्राहेड्रल होना चाहिए, तो अगर CH4 होगा तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए, तो बॉन्ड डाइपोल इसका जो होगा ना बेटा, मोस्ट प्रोबेबल शेप विल बी वो होगा टेट्राहेड्रल जैसा होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट 0 है। कंपेयर एक्स एंड वाई बॉन्ड एंगल्स ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल्स, एक्स एंड वाई को आपको कंपेयर करना है। देखिए हम डायग्राम से देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, ये ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे क्या दिया है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे सल्फर दिया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे ऑक्सीजन, इसी बॉन्ड एंगल को आपने एक्स लिखा है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे देखिए ऐसे, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या दिया है, फ्लोरीन। पहले आप देखिए बेटा क्या है, यहाँ पे जो एटम्स है ना, देखिए यहाँ पे जो एटम दिया है वो दिया फ्लोरीन, यहाँ पे क्या दिया आई एम सॉरी, देखिए बेटा क्या, यहाँ पे जो एटम दिया है ना वो दिया ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या दिया फ्लोरीन। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम है, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, ऑक्सीजन। अब देखिए फ्लोरीन क्या है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन आयोडीन से खींचेगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लगभग यहाँ पे जाएंगे, तो दूर होंगे ना थोड़ा। अब देखिए इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है सल्फर, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किसके ओर जाएंगे, टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ठीक है, गए इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब आप ध्यान से सुन लेना बेटा क्या, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा या फ्लोरीन, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये बॉन्ड पेयर कहाँ चला जाएगा, दूर, उसकी वजह से जो एंगल होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर दूर जाएगा, लेकिन उतना दूर नहीं जाएगा जितना फ्लोरीन के केस में जाएगा। नंबर सेकंड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा देन किसके, वाई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। In which of the following molecules all bonds are not equal? इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सारे बॉन्ड्स क्या नहीं है। which of the following molecules all the bonds are not equal? जिसमें सारे बॉन्ड्स इक्वल नहीं है। पहली बात है कि XCF4 जो होता है इसमें सारे बॉन्ड्स इक्वल होते हैं, तो ये इसका आंसर नहीं है। BF4 जो होता है सारे बॉन्ड्स इक्वल है, इसका आंसर नहीं है। उसके बाद देखिए C2H4, अगर हम C2H4 लेंगे ना बेटा, C2H4 देखो कैसे होगा, कार्बन ऐसे है, डबल बॉन्ड ऐसे है C, और यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से भी क्या होगा हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से भी हाइड्रोजन, है ना बेटा, यही बॉन्ड्स, ये तो बन गया इसका स्ट्रक्चर। SiF4 के साथ कंपेयर करते हैं, SI देखो क्या, यहाँ से फ्लोरीन, लाइकवाइज यहाँ से ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, तो SiF4 जो होगा ना इसमें सारे बॉन्ड्स इक्वल है। BF4 में भी सारे बॉन्ड्स इक्वल होंगे, XCF4 में भी सारे बॉन्ड्स इक्वल होंगे, तो बचा क्या C2H4, C2H4 इज द करेक्ट आंसर। इसमें सारे बॉन्ड्स इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। बड़े आगे उसके, द स्टेज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन डाइमर ऑफ BH3 एंड B2H2। डाइमर ऑफ BH3 क्या होता है, BH3 का जो डाइमर होता है BH3 प्लस BH3, उसको हम लिखते हैं बेटा डाइबोरेन B2H6। जो B2H6 होता है उसमें स्ट्रक्चर कैसा होगा, बोरान है, बोरान है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन होते हैं बेटा, 3, BH3 है ना, तो ऐसे लिख देंगे, हाइड्रोजन लिख दिया, ऐसे ही हो गए 3 हाइड्रोजन हो गए ना। लाइकवाइज यहाँ से भी दिखाएंगे इसके हाइड्रोजन, वेट करो बेटा थोड़ा सा इसको सही बना लेते हैं। देखो यहाँ पे बोरान रख दिया, यहाँ पे भी रख दिया बोरान, इसके 2 हाइड्रोजन ऐसे रख दिए, 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे रख दिया, इसका हाइड्रोजन यहाँ से और यहाँ से और 1 हाइड्रोजन, ये बन गया एक BH3, वो बन गया दूसरा BH3। अब इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है ना, जो बनाना बॉन्ड बनता है, तो ऐसे बॉन्ड बनेगा यहाँ से,
ऐसे बॉन्ड बनेगा ऐसे, तो उसकी वजह से एक बोरॉन जो होगा ये sp3 बनेगा, ये भी क्या बनेगा sp3 बॉन्ड बनेगा। तो ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, इसी बॉन्ड को हम क्या नाम बोलते हैं बेटा, ये तो बनेगा ना बनाना बॉन्ड, और ये बॉन्ड भी क्या होगा, ये भी तो बनेगा बनाना बॉन्ड, तो ये बनेगा sp3 अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या दिया हमें, Be, क्या दिया बेटा BH2। तो अगर BH2 आपको दिया है ना, तो BH2 देखिए आप क्या है, BeH2 प्लस BeH2, तो वो क्या बनाएगा Be2H4 बनेगा, वो बन गया ना ये। तो Be2H4 कैसे बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन रख दिया, एक बेरिलियम रख दिया, और इस बेरिलियम का एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक बेरिलियम रख दिया, इसका अपना हाइड्रोजन रख दिया, और एक हाइड्रोजन यहाँ से। अब देखिए यहाँ से भी ऐसे ही बॉन्डिंग हो जाएगा, जब बॉन्डिंग होगी ना तो ये अट्रैक्ट करेंगे ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होते हैं, ऐसे अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। तो ऑप्शंस में ट्राई करिए और देखिए कौन सा बॉन्ड बनेगा। BH3 का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और BH2 का होगा sp2, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए सिलेक्ट द सिस्टमैटिक डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स द करेक्ट चेंज इन द बॉन्ड एंगल इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ बेरिलियम। तो बेरिलियम के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में करेक्ट चेंज देखिए, पहले लिखा है BeCl4-2। BeCl4-2 का मतलब क्या है, बेरिलियम होता है BeCl2 ने दो बॉन्ड्स बना लिया। अबे BeCl4-2, बेरिलियम ने पहले दो बॉन्ड्स बनाए होंगे और दो बॉन्ड्स बनाएगा तो sp3 बनेगा। तो पहली बात है कि ये जो होगा ये होगा sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा sp3। आपको क्या निकालना है, चेंज इन द बॉन्ड एंगल। तो ये जो बॉन्ड एंगल होगा ना इसका sp3 में, वो होगा 109.5, तो बनेगा इसका बॉन्ड एंगल। अब देखिए BeCl2 है, उसने एक Cl माइनस से इलेक्ट्रॉन ले लिया, वो बनेगा BeCl3-। अगर BeCl3- बनेगा तो वो क्या बनेगा बेटा, प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और बॉन्ड एंगल आएगा 120 डिग्री। अब BeCl2 जो है वो अभी तक मैं बोल रहा था sp हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड एंगल है 180 के बराबर। अब देखो यहाँ से यहाँ बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, 109 से 120 ठीक है, 120 से 180 ठीक है, 180 से 190 डिक्रीज हो रहा है, पहला ऑप्शन करेक्ट है बेटा। NH2-, NH3- एंड NH4 डू नॉट शो सिमिलैरिटी इन द फॉलोइंग। इनमें किस चीज में सिमिलैरिटी नहीं होती है, एक तो NH2- दिया, NH3 दिया और NH4 दिया। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पे क्या होगा, तो पहले देखते हैं। NH2 जो माइनस है, NH2- देखिए आप इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, N है, नाइट्रोजन ने दो ऐसे बनाए हैं, दो बॉन्ड्स। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, एक यूज यहाँ से किया, एक यूज बचे कितने, 3 बच गए, ये हो गए 3, और एक नेगेटिव चार्ज भी हो गए 5, तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। हो गया यहाँ तक। NH3 में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो अभी तक हमने 2-3 बार लिख दिया, NH3 का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो भी कितना होगा, sp3 होगा। और NH4+ जो होता है नाइट्रोजन है, इसके साथ 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, इससे प्लस चार्ज है और ये भी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन वो सेम है। नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 2 है, इसमें 1 है, उसमें कोई नहीं है, तो सिमिलैरिटी इसमें नहीं दिखाएगा, तो ये आ गया इसका आंसर। NH2, NH3, NH2 डू नॉट शो सिमिलैरिटी इन द फॉलोइंग, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है सेम। इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज, अगर एक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट का क्या दिया, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3d2 और 4s2, वो बनेगा टाइटेनियम। तो ये एलिमेंट जो होगा इट इज टाइटेनियम, का कॉन्फ़िगरेशन दिया। द 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन द केमिकल बॉन्डिंग फॉर्मेशन वुड बी, पहली बात है कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट बनेगा। डी ब्लॉक एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, एक तो वो ns इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और n-1d होते हैं। तो ns और n-1d में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 हो गया 4, तो ये वाले 3d2 एंड 4s2 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, यही वो 4 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों करेंगे, आंसर क्या है, इनकी एनर्जी में जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना बेटा, S और 3D में वो एनर्जी डिफरेंस कम होता है, दैट्स व्हाई बोथ द सब शेल्स आर participating in the bond formation. नाइट्रोजन फॉर्म्स N2, नाइट्रोजन N2 बना लेता है, बट फॉस्फोरस फॉर्म्स P2, बट इट कन्वर्ट्स इनटू P4। क्यों होता है, एट एन इंस्टेंट रीजन, एट इंस्टेंट द रीजन इज, नाइट्रोजन जब बॉन्ड बनाता है ना, तो नाइट्रोजन क्या बनाता है, नाइट्रोजन ऐसे बनाता है ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसका जो बॉन्ड बनता है ना वो बनता है p पाई बॉन्ड, और वो p पाई बॉन्ड जो होता है, नाइट्रोजन छोटा एटम है। अगर हम फॉस्फोरस से बना लेंगे ऐसे, फॉस्फोरस ट्रिपल बॉन्ड ऐसे, तो यहाँ पे भी बनेगा p पाई बॉन्ड, लेकिन वो p पाई बॉन्ड जो होता है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, इसका अनस्टेबल होता है और इसका स्टेबल होता है, तो N2 ऐसे बनता है। इसलिए क्या करता है, फॉस्फोरस जब होता है ना बेटा, P2 क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है P4 में, तो जब ये P4 में कन्वर्ट होगा तो ये एक टेट्राहेड्रल यूनिट बना लेता है,
ऐसे 4 फॉस्फोरस कंबाइन होते हैं तो एक टेट्राहेड्रल यूनिट बनता है। ऐसे टेट्राहेड्रल यूनिट ऐसे बनेगा, टेट्राहेड्रल यूनिट। हर एक फॉस्फोरस पे एक लोन पेयर भी रहेगा। तो देखो फॉस्फोरस ने कितने बॉन्ड्स बना लिए, फॉस्फोरस 3 बॉन्ड्स बना रहा है हर एक फॉस्फोरस, और लोन पेयर भी उस पर अवेलेबल है और ऑक्टेट भी कंप्लीट है। तो इसमें याद रखना फॉस्फोरस जो होगा बेटा, फॉस्फोरस क्या करता है, फॉस्फोरस पी पे बॉन्ड्स नहीं बनाता है, बिकॉज वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि उनका साइज ऑर्बिटल्स का बड़ा होता है तो स्टेबल नहीं बनता है। तो लेकिन ये P4 बनता है और टेट्राहेड्रल यूनिट जैसा एग्जिस्ट करता है। इसके बाद देखिए ऑप्शन क्या आएगा बेटा, इसका आंसर, इसका ऑप्शन देखिए पहले, ऑप्शन क्या आएगा इसका। हाँ आपने सही सोचा बेटा, पी पे बॉन्डिंग इज वीक। देखिए इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज, इनमें से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का इनकरेक्ट ऑर्डर क्या है। पहली बात है इसमें क्या दिया, हाइड्रोजन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगा, क्लोरीन ब्रोमीन सही है। ये 1s1s ओवरलैप, ये 2pz ओवरलैप, ये 3pz ओवरलैप, 4pz ओवरलैप, ये पहला ऑर्डर ठीक दिया। दूसरा सिलिकॉन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगा देन कार्बन देन हाइड्रोजन, अरे नहीं ये तो गलत है, यही तो गलत है। तो इनकरेक्ट ऑर्डर ये, क्योंकि हाइड्रोजन का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी वो तो हमने अभी भी बोला कि छोटा एटम स्ट्रॉन्गर, स्मॉल एटम्स फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, हाइड्रोजन बाद में आ ही नहीं सकता है। देखिए असर्शन पढ़े, तो द सेंट्रल एटम ऑफ NH3, क्या लिखा बेटा, दो द सेंट्रल एटम ऑफ बोथ NH3 एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर sp3, सेंट्रल एटम दोनों है, येट जो बॉन्ड एंगल है वो ज्यादा है किसमें बेटा, हाँ NH3 में जो बॉन्ड एंगल है वो ज्यादा है देन किसके, वाटर के। आई थिंक ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया, NH3 का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है देन किसके, जो NH3 का बॉन्ड ऑर्डर होता है बेटा, NH3 का जो बॉन्ड एंगल होता है वो ज्यादा होता है देन वाटर। क्यों, क्योंकि वाटर में 2 लोन पेयर्स होते हैं, रिपल्शन ज्यादा होता है। तो आप देखिए क्या है इसका रीजन क्या है, दिस इज बिकॉज नाइट्रोजन एटम हैज 1 लोन पेयर एंड ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर। ये बात भी सही, ये बात भी सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मैच द गिवन आइटम्स इन द कॉलम विद एग्जांपल्स गिवन इन दिस। हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें बनेगा, जरा देख के बताए, कार्बन में नहीं, लिथियम फ्लोराइड में हाइड्रोजन फ्लोराइड में बनेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा डी में, तो 1 को आएगा डी, तो 1 को आएगा डी, 1 को डी 2 में है। सेकंड पे ट्राई करिए, रेजोनेंस हो जाएगा O3 में, रेजोनेंस हो जाएगा E में, रेजोनेंस हो जाएगा E में, यहाँ पे सेकंड दोनों को E लिखा है। थर्ड पे आइए, आयनिक सॉलिड कौन है, लिथियम फ्लोराइड, बी आएगा। थर्ड को आएगा बी, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। आसान है ना बेटा। कोवेलेंट क्या, कोवेलेंट तो कार्बन होता है, जैसे डायमंड ग्रेफाइट कोवेलेंट होता है, तो फोर्थ को आएगा बेटा ये कोवेलेंट होता है। द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल हैज ऐसा कुछ आपको अरेंजमेंट दिया है, ऐसे दिया है, क्या लिखा बेटा, E, उसके बाद लिखा है B5, उसके बाद लिखा बेटा L2, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। E जो है इसमें सेंट्रल एटम है और इसके साथ 5 क्या अटैच है, एटम्स अटैच है और 2 लोन पेयर्स है। अब ट्राई करिए ना, आसान कितना है ये। तो आपको पहले E लेना है सेंट्रल एटम, 2 लोन पेयर्स है और 5 कितने हैं इसमें, इसका स्टीरिक नंबर निकालिए। अब बताइए स्टीरिक नंबर कितना आएगा, स्टीरिक नंबर वुड बी इक्वल टू 5+2, 5+2 कितना आएगा 7, 5+2 अगर 7 हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, sp3d3, तो ये बनेगा पेंटागोनल बाइपैरामिडल बनेगा। पेंटागोनल बाइपैरामिडल में जो लोन पेयर होता है वो होता है एक्सियल पे, तो अगर लोन पेयर एक्सियल पे होगा तो ये ऐसा एक स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा बेटा। अगर लोन पेयर एक्सियल पे होगा तो यहाँ पे कौन आएगा बेटा, यहाँ पे बी एटम्स आएंगे ऐसे, ये हो गया बी एटम, तो यहाँ पे बी एटम होगा, यहाँ पे एक लोन पेयर आएगा और यहाँ पे और एक लोन पेयर आएगा। तो क्या आएगा बेटा इसका, आपको क्या निकालना है, शेप बनेगा इसका पेंटागोनल प्लेनर। शेप पूछा आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछा है, शेप पूछा है, तो शेप आएगा बेटा पेंटागोनल प्लेनर वुड बी शेप। मैच द स्पीशीज इन कॉलम 1 विद द ज्योमेट्रिक शेप इन कॉलम सेकंड। H2+ टेट्राहेड्रल होता है, बार बार पढ़ा हुआ है, टेट्राहेड्रल होता है। H2+ जो होता है, H2+ आपको क्या लिखा है, मैच द स्पीशीज विद ज्योमेट्रिक शेप। हाँ पहले इसमें चेक करिए, H2+ जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, H3O+ जो होता है पैरामिडल होता है, सॉरी H2+ जो होता है वो पैरामिडल होता है, तो यहाँ पे दिया है शेप इसका पैरामिडल, ठीक है। अब देखिए उसके बाद NH4 जो होता है टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। sp लीनियर sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर होगा। अब ClO2 बच गया ना बेटा, ClO2 में क्या होगा, Cl के साथ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, पहले इनसे चेक करते हैं ऑप्शन मैच होगा कि नहीं। H2+ तो 1 को आएगा E,
वन को आएगा ई, दो में ऑप्शन है वन ई, सेकंड को आएगा ए, सेकंड को आएगा ए, एक ही ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो फोर्थ को आएगा सी, जो फोर्थ होगा उसको सी आएगा, फोर्थ को आएगा बेटा सी, हाँ, और थर्ड को आएगा बी, थर्ड को आएगा बी, एंगुलर होगा। तो मैं थर्ड दिखाई देता हूँ कैसे करना है। ClO2 मैंने इससे पहले भी दिखाया था, Cl जो होगा और O2 है माइनस, तो यहाँ से डबल बॉन्ड होगा और यहाँ से एक बॉन्ड है जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा। Cl ने 3 इलेक्ट्रॉन यूज किए, 4 बच गए। Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7, वाटर की तरफ बैंड शेप बनेगा। मैच द फॉलोइंग इन कॉलम विल द बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग। बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक मैंने बताया। नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 8, 8 और 7 कितने हो गए? 15, 15 होता है 2.5, तो 15 है 2.5 यहाँ। O2 का देखिए बॉन्ड ऑर्डर 2, 16, 16 का बॉन्ड ऑर्डर 2 बताइए। उसके बाद O2 माइनस 2, ये हो गया 18, 18 का बॉन्ड ऑर्डर 1, तो 18 का वेट करें 16 17, 17 का बॉन्ड ऑर्डर है 1.5, तो 1.5 ये आएगा आंसर। अब बच गया CO, CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन है, 3 है। ऑप्शन करिए चेक। पहले वाले को क्या आएगा बेटा? C, पहले वाले को C, सेकंड वाले को क्या आएगा? D, सेकंड वाले को आएगा D। पहले वाले को C, सेकंड वाले को D, थर्ड वाले को देखिए, थर्ड वाले को A, थर्ड वाले को A, फोर्थ वाले को B, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। Assertion reason दिया, सोडियम क्लोराइड फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन सोडियम मेटल इज द स्टेबल कंपाउंड। बिल्कुल सही है, सोडियम क्लोराइड इज अ स्टेबल कंपाउंड, टेबल सॉल्ट जिसको हम कहते हैं, वेरी स्टेबल कंपाउंड। अब रीजन क्या है? दिस इज बिकॉज सोडियम एंड क्लोराइड आयन्स occur octet in sodium chloride formation. Very correct. Both complete their octets and they combine with each other. Sodium forms Na+, Cl forms Cl- by accepting electron. In fact, both the reason and assertion both are correct. इसलिए फर्स्ट आएगा इसका आंसर। Isostructural species are those which have the same shape and hybridization. ठीक, among the following species identify the isostructural pairs. जिनका स्ट्रक्चर सेम होगा और क्या होंगे वो, उनका सेम शेप भी होना चाहिए और हाइब्रिडाइजेशन भी। पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया बेटा? एक तो दिया NF3 और दिया BF3। BF3 आंसर नहीं आएगा, ये क्यों नहीं आएगा? NF3 का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और BF3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बेटा? BF3 का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो आएगा बेटा sp2, तो ये इसका आंसर ही नहीं है। नंबर सेकंड ट्राई कर लेते हैं। नंबर सेकंड है BF4 -1, BF4 -1, BF4 -1 एंड क्या दिया बेटा? NH4 +1, NH4 +1। BF4 -1 देखते हैं, B बोरॉन, यहाँ से 3 फ्लोरीन, 3 बॉन्ड्स, और बोरॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है फ्लोरीन से, तो BF4 -1 जो होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3। और NH4 +1 आपको याद ही है, बहुत बार पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है, सिखाया हुआ है, बार बार बोला गया होगा इसके बारे में, तो ये भी बनेगा NH4, इस पे लेकिन चार्ज आएगा +1, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी आएगा sp3। तो ये दोनों टेट्राहेड्रल है, sp3 है, दिस मस्ट बी इट्स आंसर, तो ये आएगा बेटा इसका आंसर। एंड दैट सम्स अप द स्टोरी ऑफ द इंटरेक्शन। इंशाल्लाह आई होप कि आप अच्छे से और इसको डिटेल में सीखेंगे। इंशाल्लाह ये पेपर बहुत अच्छी लेवल का था, दिस विल बेनिफिट यू अ लॉट। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप कि इंशाल्लाह नेक्स्ट दिस ईयर विल बी आवर ईयर, इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन होगा। चलिए अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच।